नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। ओके, कह रहा है टॉर्च बल्ब इज रेटेड 5 वोल्ट एंड 500 मिली एम्पियर। ओके, तो बच्चों एक टॉर्च के बल्ब की आपको वोल्टेज करंट रीडिंग, वो रीडिंग कह रहा हूँ, वोल्टेज और करंट रेटिंग दे रखी है। जैसे पावर वोल्टेज रेटिंग होती है, वैसे बच्चों वोल्टेज करंट रेटिंग भी होती है। यानी कि वो जो कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है वो कहती है कि अगर आप इस बल्ब को 5 वोल्ट पे लगाओगे तो ये 5 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे लगाओगे तो इसमें ऐसा रेजिस्टेंस यूज किया गया है कि वो 5 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से 500 मिली एम्पियर की करंट ड्रॉन करेगा। ये इसका मतलब है। ठीक, अब आपको बच्चों निकालनी है इसकी पावर, तो बहुत आसान है। पावर निकालने के लिए आप P इक्वल वी आई लगाओगे, लेकिन आपको सावधानी रखनी है। क्या 500 मिली एम्पियर को किसमें चेंज कर लोगे? देखो V कितना दिया आपका 5 वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट कितना दिया हुआ आपको 5 मिली एम्पियर, ठीक है ना। तो आई इज इक्वल टू 5 मिली का मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, एम्पियर में आएगा। अब बच्चों देखिए जरा ध्यान से, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करने का मतलब आप इसको 1000 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, ओ सॉरी 500 है, 500 मिली एम्पियर है बच्चों। ठीक, तो ये देखिए आई इज इक्वल्स टू 500 मिली एम्पियर, और मिली एम्पियर को एम्पियर में कैसे चेंज करते हैं, 500 इंटू मिली के लिए 10⁻³ करेंगे, है ना, तो एम्पियर में आ जाएगा। 10⁻³ का मतलब है 1000 से डिवाइड कर रहे हो, तो आई इज इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाय 10⁻³ नीचे जाएगा, 1000 बनेगा। ठीक है, ये लीजिए, तो कितना आ गया 0.5 एम्पियर। अब आप समझदार हो बच्चों, P इक्वल्स टू वी आई लगा देंगे, V की जगह 5, I की जगह 0.5, तो आंसर कितना आएगा 2.5 वाट। ओके, उसके बाद बच्चों रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस आप दो तरीके से निकाल सकते थे, चाहते तो आप किससे निकाल देते, R इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू क्या होता था आपका V स्क्वायर अपॉन R, तो R क्या हो जाएगा आपका V स्क्वायर अपॉन P से निकाल सकते थे क्योंकि पावर आप निकाल चुके हो, ठीक है ना। और चाहते तो आप P इज इक्वल्स टू V, चाहते तो आप R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई से भी निकाल सकते थे, ठीक है ना। तो इन्होंने V अपॉन आई से निकाला है, V 5 है और I कितना 0.5, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैं आपको V स्क्वायर अपॉन P से भी निकाल के दिखा सकता हूँ रेजिस्टेंस। V कितना है बच्चों आपका 5, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5, ठीक, और पावर कितनी आई आपकी 2.5 वॉट, चेक कर लीजिए पावर कितनी है 2.5 वॉट। ओके, रख दोगे, ऊपर आएगा कितना 25, नीचे आएगा कितना 2.5, पॉइंट हटाओगे, जीरो लगाओगे, है ना, 25 वन जा 25 टेन जा 10 ओम आ जाएगा रेजिस्टेंस। उसके बाद बच्चों उसने पूछा है कि एनर्जी कंज्यूम व्हेन इट इज लाइटेंड फॉर 4 आवर। तो बच्चों 4 आवर के लिए अगर इसको आप लाइटेंड करोगे, यानी कि इसको अगर आप ऑन करके छोड़ दोगे 4 घंटे के लिए, ठीक, तो 4 घंटे में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, मन हो तो जूल में निकाल लो, वन हो तो किलोवाट आवर में लगा निकाल लो। अब आप खुद समझो, जूल में इसलिए निकाल रहे हैं यहाँ पर, टॉर्च बहुत छोटा सा इक्विपमेंट, छोटा सा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, ठीक है ना, तो वो कितनी ही एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, इसलिए बड़ा यूनिट नहीं यूज़ करेंगे, किलोवाट आवर नहीं यूज़ करेंगे। अगर आप चाहो तो आप यूज़ भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, इसकी एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो एनर्जी का फॉर्मूला आप लगा दोगे यहाँ से, क्या होता है P इंटू टी। अब पावर को अगर आप किस में रखोगे, ध्यान से सुन लीजिए, पावर को वॉट में रखोगे, टाइम को सेकंड में रखना पड़ेगा, याद रखिएगा। पावर को अगर वॉट में रख रहे हो तो टाइम को सेकंड में रखना पड़ेगा, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए बच्चे, E इज इक्वल्स टू P इंटू टी होता है। पावर कितना आ रहा है आपका 2.5 वॉट, है ना। अब यहाँ पे जगह नहीं बन पा रही भाई, यहाँ पे आ जाओ। देखो बच्चों, एनर्जी इज इक्वल्स टू P इंटू टी लगाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो पावर रखोगे किसमें 2.5 वॉट। वॉट का मतलब क्या होता है जूल पर सेकंड, 2.5 वॉट का मतलब जूल पर सेकंड, इंटू में टाइम। टाइम बच्चों एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600, तो 4 घंटे में कितने होंगे 4 इंटू 3600, यानी कि 4 घंटे में कितना सेकंड होगा, टाइम की जगह 4 इंटू 3600 रखोगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो बस इसको अब सॉल्व कर लो, देखो 4 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2500 होता है, ठीक, और पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो 10 आ जाएगा, ठीक। और 10 को मल्टीप्लाई करोगे किससे आप, एक चीज और देखना, 3600 सेकंड था, तो सेकंड से सेकंड कटेगा, आंसर जूल में आएगा, बस मैं यही दिखाना चाहता था आपको, ठीक है। पावर को वॉट में रखोगे, वॉट को जूल पर सेकंड में, सेकंड से सेकंड कटेगा, तो आंसर किस में आ जाएगा जूल्स में, ठीक। 4 और 2.5 मल्टीप्लाई करके 10 देंगे, 10 को 3600 से मल्टीप्लाई करोगे 36,000 आ जाएगा, ठीक। बस यही जूल से, चाहो तो ऐसे ही दे दो आंसर, चाहो तो आप इसको किस में लेके आओगे साइंटिफिक नोटेशन में, कैसे, पॉइंट कहीं नहीं लगाए तो सबसे लास्ट में अज्यूम करेंगे, और यहां से उठा के यहां लेके आएंगे, तो डेसिमल के 1 2 3 4 प्लेस लेफ्ट में जाएगा, तो 3.6 इंटू में कितना आ जाएगा 10⁻⁴, जितने प्लेस लेफ्ट में जाओगे उतना 10 की पावर में पॉजिटिव नंबर लिख दोगे, ठीक है, तो 10⁻⁴ जूल्स। ये देखिए, दूसरा तरीका था यहाँ पर कि अगर आप किलोवाट आवर में भी निकाल देते तो कोई मार्क्स आपके कटते नहीं, कैसे, E इज इक्वल्स टू
P इंटू टी बच्चों। ओके, तो पावर जो आई है आपकी, पावर को वाट से किलोवाट में लेके आते हैं, ध्यान से चेक करो बच्चों। ये 2.5 वाट को आप किलोवाट में कैसे चेंज करते? 2.5 डिवाइडेड बाय 1000 कर देते तो ये आ जाता किसमें? किलोवाट में। ठीक, ऐसे भी आप इसको कर सकते थे। तो पावर को रखते आप किलोवाट में, तो आंसर कितना आ जाता? चेक कर लो। ये पॉइंट कहाँ आ जाता? ये आ जाएगा कितना? 1 2 3 प्लेस लेफ्ट में। ओके, तो एक तो है ये प्लेस, 2 जीरो और बढ़ा के यहाँ पे हम पॉइंट लगा देते हैं। करेक्ट, 0.0025 किलो वाट आ जाता। चेक कर लेना। ठीक, फिर क्या करते हैं हम? इसको यहाँ पे रखते, 0.0025 और इनटू में टाइम को फिर आवर्स में रखते। सुन लो ध्यान से, पावर को अगर तुम किस में रखते? 0.0025 किलोवाट में, तो टाइम को रखते तुम आर में, तब आंसर आता किलोवाट आर में। ठीक, सॉल्व कर लो। तो 4 × 25 कितना होता है? 100। ठीक, किलोवाट आर, और पीछे से 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, 1 2, ठीक, 3 4, 0.001 ये आ जाता, 0.0011 किलोवाट, 0.001 किलोवाट आर। समझ गए ना? तो कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, कोई मिस्टेक होगी तो चेक कर लेना। 0.001, इन दोनों जीरो का कोई मतलब है नहीं, किलोवाट आर। तो क्यों नहीं किया किलोवाट आर में? टॉर्च बहुत छोटा सा डिवाइस है, ठीक है ना? तो अब उसका क्या ही निकालोगे तुम किलोवाट आर, तो बड़े बड़े मशीन्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप जूल्स में निकाल दोगे। जस्ट मैंने आपको एक बार बता दिया ताकि आपको ध्यान आ जाए कैसे करते हैं। अब आगे बढ़िए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि अमंग्स आयरन सिल्वर नाइक्रोम टंगस्टन कॉपर मेटल, कॉपर विच मेटल और एलॉय शुड बी यूज टू मेक द हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट के लिए बच्चों क्या यूज़ करते हैं, याद करिए। हीटिंग एलिमेंट के लिए आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना? नाइक्रोम और बच्चों टंगस्टन में आप कंफ्यूजन मत कर देना, ठीक है बच्चों? ओके, तो टंगस्टन का यूज़ बल्ब में करते हो हमेशा, ये तो बहुत फेमस है। ठीक है, ये जो बल्ब होता है बच्चों आपका इनकैंडेसेंट बल्ब, यहाँ पे आप टंगस्टन का यूज़ करते हो। उल्टा सीधा मत लिख के चले आना एग्जाम में। ठीक है, बल्ब में क्या यूज़ करोगे बच्चों? फिलामेंट बल्ब में टंगस्टन, और हीटिंग एलिमेंट के लिए नाइक्रोम। ओके, हीटिंग एलिमेंट के लिए नाइक्रोम। क्योंकि थोड़ा सा ध्यान दें बच्चों, थोड़ा इन दोनों का फंक्शन थोड़ा सा अलग होता है। क्या अलग होता है? देखो बच्चों, बल्ब में आपको लाइट चाहिए ज़्यादा, हीट कम। हीट को तो आप रोक नहीं सकते हो, हीट को आप नहीं रोक सकते हो, सुन लो ध्यान से। हीट को आप नहीं रोक सकते हो। बल्ब में आपको लाइट ज़्यादा चाहिए और हीट भी बनेगी, उसको आप रोक नहीं सकते हो, हीट थोड़ी बहुत बनेगी। ठीक है ना? तो टंगस्टन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है, जब उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जब उससे इंटरेक्ट करते हैं टंगस्टन मटेरियल के एटम से। ठीक है, तो बच्चों लाइट तो ज़्यादा मात्रा में निकलती है और हीट निकलती है कम, याद रखना। ठीक, और नाइक्रोम के जो अंदर बच्चों एटम होते हैं उनका बिहेवियर अलग होता है। जब नाइक्रोम से इलेक्ट्रॉन टक्कर करते हुए पास करते हैं, ठीक, तो नाइक्रोम के जो अंदर एटम्स है और नाइक्रोम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक, एटम्स का, उनकी जो एनर्जी को यूज करने का तरीका है वो डिफरेंट तरीका है। मतलब वो हीट वेव्स निकालेंगे ज्यादा मात्रा में। आपने हीटर को चलते हुए देखा होगा, हीट ज्यादा मात्रा में निकलती हीटर में और लाइट निकलती कम मात्रा में, पर लाइट को आप रोक नहीं सकते हो, लाइट भी निकलेगी। सही है? तो हीटिंग एलिमेंट के लिए नाइक्रोम और फिलामेंट के लिए, फिलामेंट ऑफ बल्ब के लिए टंगस्टन। ठीक है बच्चों? अब आगे सवाल कह रहा फिलामेंट ऑफ इनकैंडेसेंट बल्ब एंड इलेक्ट्रिक आयरन हैज द रेटिंग ऑफ 750 वाट एंड 220 वाट। बच्चों पावर वोल्टेज रेटिंग देके रखी है, मतलब कंपनी कह रही है 750 वाट का पावर तब देगी जब 220 वोल्ट पे लगाओगे। करंट बच्चों निकालना है, हलवा सवाल है बिल्कुल, ये आप खुद से कर लेना। P इज इक्वल टू वी आई लगाओगे, आई बराबर P बाय वी आ जाएगा। P कितना है? 750 वाट, V कितना है? 220। सॉल्व करोगे 3.4 एम्पियर आ जाएगा। अगला सवाल कह रहा है इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इट इज इन यूज। बच्चों रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप करंट पता चल चुका, V पता है, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई लगा दो, चाहे R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर लगा दो, जैसे पसंद है वैसे कर लो। यहाँ पर बच्चों V पता है, I पता है, तो R को आराम से V अपॉन आई से निकाल सकते हैं, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से बच्चों आप लोग आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। 220 अपॉन 3.4 कितना आ जाएगा? सॉल्व करके देखेंगे तो आएगा 64.5। ठीक है, ओके, इसको मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दूं क्या? इतना तो कर लोगे, एग्जाम आ रहे हैं। हाँ, देखो 220, ये वाला तो आसान था, ये तो हो जाएगा। ठीक, या दोनों ही आसान है भाई, कर सकते हो आप। ठीक है, छोड़ लें इसको। 220 अपॉन 3.4 को आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर मैच कर लीजिएगा। अगला सवाल फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। देखो बच्चों, नेक्स्ट आ रहा है
इस सवाल को देखिए बच्चों, कह रहा है ड्रॉ अ डायग्राम टू शो हाउ टू रेजिस्टेंस R1 R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब बताओ, ये तो हलवा सवाल है बिल्कुल ना। R1 R2 को आप पैरेलल में नहीं कर लोगे? कर लोगे। कह रहा है इन अ सर्किट इफ टू रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 8 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द टू रजिस्टर। ये अच्छा सवाल है बच्चों, ठीक है। ये बच्चों अच्छा सवाल है, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सवाल है ये। देखिए बच्चों, क्या आपको याद है, सुन लीजिएगा स्टूडेंट्स, बच्चों क्या आपको याद है कल उन्होंने हमें एक सवाल दिया था बच्चों, अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, बच्चों कल उन्होंने हमें सवाल दिया था कि दो रेजिस्टेंस को यदि हम सीरीज में लगाते हैं, याद करिए। अब दो रेजिस्टेंस कोई भी हो, कोई भी हो, चलो कितने भी वैल्यू के बच्चों, चाहे आप 4 ओम और 8 ओम ही क्यों ना ले लो, है ना। तो 4 ओम और 8 ओम को यदि आप सीरीज में लगाते थे बच्चों, अगर आपको याद हो बच्चों, ठीक, तो याद करिए कि इन दोनों में करंट का जो रेशियो था कितना आया था, 1:1। याद आया वो वाला क्वेश्चन? बताइए बच्चों, इन दोनों में करंट का रेशियो क्या था, 1:1। क्योंकि जितना करंट इसमें था उतना ही इसमें, भाई सीरीज में दोनों में करंट सेम होगा भाई। तो अगर इसमें आई करंट फ्लो कर रही तो उसमें भी आई फ्लो करेगी, वही करंट इसमें जाएगी, सीरीज में करंट सेम होती है। यानी कि बच्चों सीरीज में जब दो रजिस्टर लगा के, टू रजिस्टर सीरीज में एग्जाम में लगाएगा, उसका रेशियो मांगेगा तो 1:1 आएगा। लेकिन बच्चों जब उन्हीं दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा देगा तो कैलकुलेशन कैसे करते, तब दोनों में करंट का रेशियो क्या होगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं, टेंशन नहीं कोई। बच्चों मान लो कि बैटरी लगी, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया है इसने। अरे भाई कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो आप वी मान लो ना भाई, क्या दिक्कत है बताओ। हाँ, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा ना। सपोज बैटरी वी वोल्ट की लगाई और बैटरी देखो, बैटरी का कंट्रोल इस कॉम्बिनेशन के ऊपर है, यानी कि R1 के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बच्चों, वी वोल्ट का। ठीक, अब बैटरी का वैल्यू दे चाहे ना दे, क्या मतलब, बैटरी को वी वोल्ट्स मान लो ना भैया, बैटरी वी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है, वही इसको भी मिलेगा और वही इसको भी मिलेगा, सही है। अब बच्चों करंट की डिस्ट्रीब्यूशन करिए, यहां बैटरी से इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कितनी करंट ड्रॉन करेगा, आई, ठीक है। तो आई करंट यहां तक जाएगी, यहां तक जाएगी, फिर बच्चों ऊपर वाली ब्रांच में कितनी करंट जाएगी बताइए, I1, और नीचे वाली ब्रांच में बच्चों कितनी करंट जाएगी, I2, ये लीजिए। अब बच्चों बताओ, क्या आपने करंट का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, बताइए, आई बराबर क्या होता है, V/R। ठीक, तो यदि आप बच्चों I1 निकालेंगे, I1 मतलब ऊपर वाली ब्रांच में यदि आप करंट निकालेंगे बच्चों, ठीक, तो क्या हो जाएगा बताइए, ऊपर वाली ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ऊपर वाली रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का, और रेजिस्टेंस इसका कितना है, R1, तो इस तरीके से I1 आ जाएगा। और बच्चों I2 यदि आप निकालोगे तो I2 इज इक्वल्स टू, नीचे वाली ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, और बच्चों रेजिस्टेंस कितना है आपका, R2 है। ये लीजिए, कितना आसान सवाल है, सही है। अब बच्चों I1/I2 कर दीजिए, यानी कि दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। कुछ लोग को डिवाइड करना नहीं आता है, ध्यान से सुनो, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करोगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, तो क्या हो जाएगा, I1/I2, सही है, देख लेना बच्चे, I1/I2 बराबर, अब ध्यान दें, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करो, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन का राइट हैंड साइड V/R1, और सेकंड वाली इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, देख लो बच्चों, फर्स्ट वाली इक्वेशन का राइट हैंड साइड V/R1, सही है, और डिवाइडेड बाय सेकंड वाली इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, V/R2। ये लो, अब बताओ कि आप इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे, बच्चों का खेल है ये तो। हाँ देखो, I1/I2 बराबर, अब ध्यान दें बच्चे, V/R1 तो ऐसे ही रहेगा, है ना, V/R1 तो ऐसे ही रहेगा, क्रॉस लग जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो R2/V हो जाएगा, तो यहाँ से V से भी V बच्चों कट जाएगा, ठीक। तो I1/I2 बराबर कितना आ जाएगा, R2/R1, ठीक, ये चीज़ है। अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर आप देख रहे हो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस I1, और नीचे R1, नीचे I2 तो ऊपर R2। करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के क्यों आ रहा है, सीधी सी बात है बच्चों, जब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब करंट को ढकेलने वाला, ठीक, करंट को पुश करने वाला, इलेक्ट्रॉन को पुश करने वाला, दोनों के क्रॉस सेम लगा हुआ है, ठीक। तो बच्चों ज्यादा करंट किस में जाएगी, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा, इसलिए करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब जिसकी यहाँ पर क्या कहानी चल रही है, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है। यदि ये नॉलेज आपको पहले से ही, तो आप सीधे लगा दो एग्जाम में, I1/I2 बराबर R2/R1, बट ऐसे करके दिखाना हो तो आप ऐसे करके दिखा दो, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, बस यही आप सॉल्व कर लो। अब तो बच्चों की खेल है इसमें, I1/I2 बराबर बच्चों, R2 कितना दिया है, ये R1 था, और R1 कितना था, 4 ओम, ठीक, और R2 कितना है बच्चों, 8 ओम, ठीक। तो क्या हो जाएगा, R2/R1 करना है, R2 को ऊपर रखेंगे और R2 को ऊपर, R1 को नीचे, ये लीजिए, 4 1 4 होता है बच्चों, 4 2 8, तो रेशियो कितना आ गया बच्चों इस बार, I1:I2, I1:I2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2:1, ठीक है। अब एग्जाम में पूछ सकता है कि इस बात से आप क्या समझते हो, तो इस बात से आप ये समझते हो, ध्यान से चेक करो बच्चों,
इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो, I1 बाय I2 इज इक्वल्स टू 2/1, 2:1 का मतलब 2/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू I2 बराबर I1 इंटू 1 I1 बराबर कितना हो जाएगा 2I2। तो कहने का मतलब ये है कि जो I1 है वो I2 का डबल है। देख लो, मतलब ऊपर वाली ब्रांच में जो करंट जा रही है वो नीचे वाले का डबल है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले का जो रेजिस्टेंस है 4 ओम, जो कि इसका हाफ है, तो रेजिस्टेंस अगर हाफ हो जाएगा करंट डबल हो जाएगी, क्योंकि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो जहां रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा 8 का हाफ 4, तो करंट इसमें डबल ही तो होगी, बस यही बात है। तो I1 इज डबल ऑफ I2। समझ गए? बहरहाल हमें एग्जाम में कहाँ पर स्टॉप करना है, हमें एग्जाम में यहाँ पर स्टॉप कर देना है। अगर वो मीनिंग पूछेगा तो हम मीनिंग बता देंगे। समझ में आ गई बात? बताइए। तो सीरीज में रेशियो हमेशा 1:1 आएगा, लेकिन पैरेलल में हमेशा रेशियो क्या आएगा, R2/R1 आएगा। करेक्ट? कर लोगे बच्चों? हो जाएगा? बताइए। यस सर, बहुत अच्छा सवाल था बच्चों ये आपका। दोनों सवाल को एग्जाम में कंबाइन करके भी आपको दे सकता है बच्चों, मैं आपको बता दूं, है ना। एक बार सीरीज में रेशियो पूछेगा हमेशा 1:1 आएगा, एक बार पैरेलल में रेशियो पूछेगा तो R2/R1, I1 बाय I2 बराबर R2/R1 आएगा। ठीक, तो ये आपका सवाल है। जिसको कॉपी वॉपी करना हो कर सकते हो भाई, कुछ कॉपी वॉपी करना हो कर सकते हो। अच्छा ठीक है, आ जाइए अब। तो ये सवाल हमने किया बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। कहाँ पे आ गए आप? ये हमने कल इंडिविजुअली वाला कर लिया था ना। ये देखिए 2:1 आंसर आ रहा था। अब यहाँ पे आ जाओ बच्चों, ये वाला सवाल देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, इस सवाल में क्या बोला है इसने आपसे, कह रहा है कि एक लैंप है, उसकी पावर 60 वाट है, एंड इलेक्ट्रिक आयरन की दो डिवाइसेस बच्चों, यहाँ पे दो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, एक तो आपके पास लैंप है और दूसरा आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन है। दो चीज़ें, और इलेक्ट्रिक आयरन की पावर कितनी बच्चों आपकी 800 वाट है। तो बच्चों ये रहा लैंप आपका, ठीक। लैंप की पावर कितनी है स्टूडेंट्स, 60 वाट, सही है, ओके। और इलेक्ट्रिक आयरन की पावर ये रही, ये इलेक्ट्रिक आयरन है बच्चे आपका। इलेक्ट्रिक आयरन की बच्चों पावर कितनी है आपकी, चेक कर लीजिए, पावर है 800 वाट, 800 वाट, ठीक। अब कह रहा है यूज फॉर 6 आवर्स एवरी डे, है ना, डेली 6-6 घंटे चलता है, यानी कि डेली ये 6 घंटे चलाया जाता है और डेली ये 6 घंटे चलाया जाता है। लेकिन बच्चों ध्यान दो, कह रहा है कि टोटल एनर्जी कंज्यूम इन 30 डेज, तो 30 डेज में टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी। तो बच्चों एक बार बताओ, अगर एक दिन में 6 घंटे चलता है तो 30 दिन में कितने घंटे चलेगा, 6 × 30, ठीक, 180 घंटे चलेगा। तो टोटल टाइम यहाँ कितना हो गया, 6 × 30, तो बच्चों कितना हो गया 180 घंटे, 180 आवर। ये भी कितना चलेगा बच्चों, टोटल टाइम इलेक्ट्रिक आयरन का भी 180 आवर्स हो जाएगा, ये भी 6 घंटे डेली चलता है, 30 दिन 180 आवर। अब आपको जब भी एनर्जी निकालनी है, अब आपको इतना पता बच्चों, ये बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं ना, इलेक्ट्रिक आयरन बहुत ही अच्छा पावर वाला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करने वाला इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है ना। एसी हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, ये सब। यानी कि हमें एनर्जी निकालनी होगी किलोवाट आवर में, तो बच्चों एनर्जी आप किलोवाट आवर में निकाल के यहाँ पर देंगे, ठीक है ना। तो बच्चों पावर को किस में चेंज कर लोगे, लगा देते हैं फॉर्मूला। पावर को चेंज कर लोगे किसमें, 60/1000 करोगे तो किलोवाट में आ जाएगा यहाँ से, ठीक। और एनर्जी निकाल लो लैंप की, तो लैंप कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, E1, P × T कर दो यहाँ पर, ठीक है। सो बच्चों पावर कितनी है इसकी, 60/1000 किलोवाट, और इनटू में टाइम कितना है 180 आवर्स, करेक्ट। ये वाला जीरो इससे गया, ये वाला जीरो इससे गया, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया आपके पास। उसके बाद यदि आप काटना वाटना चाहो तो काट सकते हो, यदि आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कितना आएगा, 6 × 18 108 हो जाएगा, ठीक। और अपॉन में बच्चों क्या करोगे आप यहाँ पर, चेक कर लीजिए। हाँ, अपॉन में कितना बचा बच्चों, 10 बचा, ठीक। तो कितना आ गया, ये लीजिए, ठीक है। तो ये आ गया आपका बच्चों कितना, इन्होंने वॉट आवर में निकाला है, ठीक है ना, उसको छोड़ो, हम किलो वाट आवर में निकाल रहे हैं। तो यहाँ 10 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 10.8, है ना, 108/10 10.8 किलो वाट आवर, ठीक है। तो ये आ गया किसके द्वारा, लैंप के द्वारा कंज्यूम किया गया एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक आयरन के द्वारा कंज्यूम किया गया एनर्जी निकाल लीजिए बच्चों। आ जाइए यहाँ पर, क्या आ जाएगा, E2 इज इक्वल्स टू P × T लगाओगे, है ना। तो बच्चों पावर, अब मैं यहीं पे कर रहा हूँ, पावर को 800 बटे कितना रखोगे, 800/1000 से डिवाइड करोगे तो किस में आ जाएगा, किलोवाट में, सही है। और टाइम की जगह कितना रखोगे, 180 आवर, ठीक। बच्चों ये वाला जीरो इससे कटा, ठीक, और ये वाला जीरो बच्चों इससे कटा, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद बच्चों अगर आप चाहें तो 4 से कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं।
या आप एक काम करो, सीधे आप मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 144 है ना, 8 इंटू 18 144 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100, ठीक। और आंसर आएगा क्या, किलोवाट आर में, करेक्ट। तो यहाँ से आ जाएगा 1.44, 144 बाई 100 1.44 किलोवाट आर, ये लीजिए बच्चों, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, करेक्ट। तो ये आ गया। तो यहाँ से बच्चों कितना आ जाएगा आपका आंसर, टोटल एनर्जी कंज्यूम E1 प्लस E2 करोगे तो 10.8 और प्लस 1.44। आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है भाई, आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है इसमें, कुछ गलती हो रही है क्या, या इनका ही गलत है, कुछ गलती हो रही है क्या, चेक करिए। इनका आ रहा है 154.8 किलोवाट आवर, हमारा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम 10.8 को ऐड करेंगे किसमें 1.44 में, तो हमारा तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा। तो क्या दिक्कत हो रही, कितना आ रहा है आपका, नहीं 1.8 कैसे आ जाएगा, 1.8 कैसे आ जाएगा, इन्होंने ही तो नहीं गलत किया है, चेक कर लो, इन्होंने वॉट में रखा है और टाइम इनका इतना है, हाँ गलत तो किया है इन्होंने, ठीक है, कैसे गलत किया है, नहीं ठीक है, पहले इन्होंने एक दिन का निकाला, एक दिन 6 घंटे चलता है तो 4800 वाट आवर आ गया इनका, और इसका 360 वाट आ गया, दोनों को ऐड करेंगे, फिर 30 दिन से इन्होंने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। और फिर इसको इन्होंने क्या किया, वाट आवर में फिर 1000 से इन्होंने डिवाइड कर दिया है, तो किया तो इन्होंने भी सही है, तो हमारा क्यों नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही भाई, कुछ गलती हो गई है क्या, 60/1000 और इनटू में कितना हो गया 6×18, ठीक तो है, बिल्कुल सही है, अपॉन में 10, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 10.8, बिल्कुल सही है, मैच क्यों नहीं कर रहा है भाई, यहाँ कुछ गलती हुई होगी, 64 6 8 का 8 14, ठीक तो है, एक जीरो से एक जीरो गया, अच्छा 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 अच्छा, देखो 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 देखो, एक गलती हो गई बच्चों, एक जीरो से एक जीरो कटा, ठीक, फिर ये वाला जीरो इस जीरो से कटा, है ना, देख लो यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो गलत तो आएगा ही, यहाँ पे देखिए पावर को रखोगे किसमें 800 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो किसमें आ जाएगा किलोवाट में, और इनटू में टाइम कितना है 180 आर, ठीक। अब देखो ये वाला जीरो इससे गया, ये वाला जीरो आपका इससे गया, सही है, तो ये गलती हो गई थी, ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कटे और तीसरा जीरो तीसरे से कटेगा, ठीक। तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, चेक कर लीजिए, 18 इंटू 8 144, ठीक। तो 144 किलोवाट आवर, ये लीजिए थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, जीरो को काटना भूल गए थे, ठीक। अब ऐड कर दो दोनों को, अब बताइए 144 और प्लस दोनों की एनर्जी को ऐड करोगे E1 प्लस E2 है ना, तो सॉरी, तो ई टोटल कितना आ जाएगा E1 प्लस E2, E1 कितना है बच्चों 10.8 और E2 कितना है, दोनों के द्वारा टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी बच्चों 144 प्लस 10 कितना होता है 154, तो 154 154.8 किलोवाट आर, ये लीजिए, ठीक है, बिल्कुल सही है, कर लीजिए जरा स्टूडेंट्स, कर लीजिए फटाफट बच्चे, सभी कॉपी में करिए फटाफट। नाउ स्टूडेंट्स अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना, if the equivalent resistance of this combination is r dash, calculate the ratio of r is to r dash, draw a circuit diagram to show two resistance r1 r2 connected in parallel along a battery, ammeter and voltmeter। तो सुन लो भाई इनकी बात, पहले सुन लो, पहले आराम से बिल्कुल तसल्ली से, देखो बच्चों सबसे पहले तो आप एक काम कर लो, देखो स्टूडेंट्स ये जो बात इन्होंने करी है ना, क्या कि ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू शो टू रेजिस्टेंस R1 R2 कनेक्टेड इन पैरेलल अलोंग विद बैटरी की एमीटर एंड वोल्टमीटर, तो ये तो सवाल ये रहा आपका, ये बच्चों वाला खेल है, दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में दिखा के वोल्टमीटर एमीटर और की भी लगानी है, तो ये सब आप लगा सकते हो, हम ये वाला सवाल करेंगे इसका पार्ट 1, ठीक है बच्चों। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, इसका जो पार्ट 1 है उसको आप ध्यान से चेक करेंगे बच्चे, देखिए क्या कह रहा है इसके पार्ट 1 में, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक है ये वाला सवाल बढ़िया सवाल है, सुनो, कह रहा है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, तो बच्चों ध्यान दें एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, बच्चों ये एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है आर है, ठीक है, तो इस पूरे की रेजिस्टेंस कितना है आर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है इस कट इनटू 5 इक्वल पार्ट, बच्चों इसको 5 बराबर भागों में काट लीजिए,
ठीक है, चलिए काटिए काटिए काटिए, कटर ले आओ और इसको 5 बराबर भागों में काट लो, काटो 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 काटो, चलो। ठीक, तो एक कट यहाँ पे लगाओगे, एक पार्ट निकलेगा, दूसरा कट यहाँ पे निकालोगे, दूसरा पार्ट, ये रहा तीसरा पार्ट, ये रहा इसका थर्ड पार्ट, सही ना, 1 2 3 4, सही ना, 1 2 3 4 5 पार्ट हो गए, ये लीजिए 5 भागों में डिवाइड कर लिया, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पाँच, 5 पार्ट। अब जो 5 भाग इसके निकले बच्चों, यहाँ पर रख लीजिए निकाल के, है ना, कट गए ना, चलो एक भाग, दूसरा भाग, ठीक, ये हो गया इसका तीसरा भाग, ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट और ये हो गया इसका फिफ्थ पार्ट, ठीक, 5 भाग निकल गए। अब बच्चों मुझे ये बताओ, जब आपने इसमें कट लगाया और इसको 5 बराबर भागों में बांटा, लेंथ, बच्चों ध्यान से सुनिए, क्या इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हुआ, बताइए, क्या इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हुआ, बताइए, बताओ भाई, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई, कट लगाया तुमने कटर लेके, ठीक। तो बच्चों इसकी लेंथ के बारे में जरा सोचिए, यदि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं चेंज हो रहा है तो भाई रेजिस्टेंस अब लेंथ पे डिपेंड करेगा केवल। बात समझना एकदम आराम से, तसल्ली से, देखो बच्चों ध्यान से सुनो, ध्यान से, बिल्कुल आराम से, देखो बच्चों, इस पूरे की लेंथ कितनी थी सर, एल थी सर। तो बच्चों अगर इसको 5 बराबर भागों में बांट दिया है तो एक भाग की लेंथ कितनी होगी, L/5, भाई 5 से डिवाइड कर दोगे ना, ये 1/5 ऑफ द L होगा, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, L/5, सही, इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी, L/5, भाई L को 5 भागों में डिवाइड कर दिया ना, तो इसकी भी लेंथ L/5, इसकी भी लेंथ L/5 और ये वाले टुकड़े की भी लेंथ L/5 हो गई। अब बच्चों मुझे ये बताओ कि पहले आप सवाल आराम से पढ़ लेना, कह रहा है कि, पढ़िए जरा, कह रहा है दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब ये जो भाग निकले हुए बच्चों, इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, रुक जाओ करेंगे आराम से तसल्ली से, पहले आप मुझे ये बताओ बच्चों कि इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, बताइए, एक भाग का रेजिस्टेंस कितना होगा, L, अगर लेंथ लेंथ 1/5 हो गई है, L से घट कर L/5 हो गई, हाँ, तो रेजिस्टेंस भी 5 टाइम्स डिक्रीज हो गया, यानी कि 1/5 ऑफ द इनिशियल हो जाएगा, मतलब समझो पहले रेजिस्टेंस अगर R था तो अब R/5 नहीं हो जाएगा, बताइए बच्चों, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ। तो बच्चों ये वाले टुकड़े का भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ध्यान से चेक कर लेना, इसका भी हो गया R/5 रेजिस्टेंस, भाई पूरे टुकड़े का, पूरी लेंथ का R था तो R/5, क्योंकि लेंथ 1/5 हो गई, इसका भी रेजिस्टेंस बच्चों कितना हो जाएगा आपका, R/5, इसका भी रेजिस्टेंस बच्चों कितना हो जाएगा आपका, R/5, इसका भी रेजिस्टेंस बच्चों कितना हो जाएगा आपका, R/5, सही है ना, और इसका भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, R/5, ठीक है ना, ठीक है भाई, मान गए इनकी बात। यानी कि बच्चों अब हमारे पास 5 रेजिस्टेंस हैं जिनकी वैल्यू R/5, 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 R/5 और R/5, ठीक है। अब सुनो उसने क्या कहा, उसने कहा कि इफ द, कह रहा दीज आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, बच्चों पांचों को लाके पैरेलल में लगा दो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पांचों रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दीजिए, तो बच्चों 5 रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में लगाने हैं, ये रहा आपका एक R/5 का, ये रहा आपका दूसरा R/5 का, ये रहा बच्चों आपका तीसरा R/5 का, ये रहा आपका फोर्थ R/5 का, और ये रहा बच्चों आपका फिफ्थ R/5 का। थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे, इसकी भी वैल्यू कितनी R/5, इसकी भी R/5, इसकी भी R/5, इसकी भी R/5, ठीक है, वही वायर थे, बस हम इसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में दिखा रहे हैं यहाँ पे, पांचों तार को लगा के हमने पैरेलल में लगा दिया। अब बच्चों जब आपने पैरेलल में लगा दिया तो इसका जो इक्विवेलेंट है, पढ़ लेना, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R डैश, ध्यान से सुन लो बच्चों, इन सबका जो इक्विवेलेंट है वो R डैश है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक, तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लो और R डैश के इक्वल कर दो, ठीक है भाई, सही बात है ना, इसका इक्विवेलेंट R डैश है। अब मेरी बात ध्यान से सुने बच्चों, क्या आपको याद है कि जब n नंबर ऑफ सेम रजिस्टर्स को पैरेलल में लगाते थे, जब n नंबर्स ऑफ सेम रजिस्टर्स को कहां लगाते थे, पैरेलल में, तो बच्चों R इक्विवेलेंट कितना आता था, R/n, याद आया। तो इन सबका इक्विवेलेंट डायरेक्ट यदि निकालना हो तो कैसे निकालोगे, इन सबका इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताइए, n का वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ पर 5 है, क्योंकि कितने सेम रजिस्टर है, 1 2 3 4 5, तो n की जगह कितना रखोगे 5, और r क्या होता था, सेम रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो r की जगह यहाँ R/5 रखेंगे, समझे, हर एक रेजिस्टेंस जो कि सेम है उसकी वैल्यू कितनी, R/5, तो न्यूमरेटर में हम कितना रखेंगे, R/5, सही है, और डिनोमिनेटर में कितना रखेंगे बच्चों, 5, n का वैल्यू 5, ठीक, सॉल्व कर लें, कुछ लोग को पक्का नहीं समझ में आया होगा, अभी मैं फिर से बताता हूँ दूसरे तरीके से, रुक जाओ, सुनो ध्यान से। अब देखो जरा बच्चों, R इक्विवेलेंट कितना दिया है पांचों का, R डैश, तो अब R इक्विवेलेंट की जगह R डैश लिखोगे, बराबर, अब देखो R बटे कितना आ जाएगा, ये 5 आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा, 5 5 25, यानी कि बच्चों R डैश बराबर R/25 हो गया, ठीक, सही है। अब यहीं तक स्टॉप करो, लेकिन कुछ लोग R डैश नहीं निकाल पा रहे होंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कैसे निकालोगे। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो बच्चों, तो आप नॉर्मल तरीका लगा दो, कौन सा वाला, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू
क्या, और आर इक्वलेंट आर डैश दिया हुआ है तो 1/r1 और प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3 पैरेलल में ना, और प्लस 1/r4, ठीक है, और प्लस 1/r5 लगा दो भाई, क्या दिक्कत हो जाएगी तुम्हारी। ठीक, तो 1/r डैश बराबर 1 अब R1 भी वही, R2 भी वही, R3 R4 सबका वैल्यू सेम है, चेक कर लो, R1 भी R/5, R2 भी R/5, R3 भी R/5, R4 भी R/5 और R5 भी R/5 है। तो बच्चों R1 की वैल्यू यहाँ रखो कितनी, R/5, ठीक, प्लस R2 की वैल्यू R/5, ठीक, प्लस R3 की वैल्यू R/5, ठीक है, और प्लस 1/r4 की वैल्यू R/5, ठीक, और R5 की वैल्यू 1/r/5। अब बताओ बच्चों, 5 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो 5/r, ये भी 5/r, ये भी 5/r, ये भी 5/r, ये भी 5/r, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/r डैश बराबर 5/r और प्लस 5/r और प्लस इतना लफड़ा करने की क्या जरूरत है, 5/r और प्लस 5/r डायरेक्ट कर दो ना, जैसे बताया है, जैसे पढ़ाया है 5/r। अब बताओ बच्चों, सबका डिनोमिनेटर सेम है तो सारे के सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम आर आ जाएगा और ऊपर वाले सभी 5 ऐड होकर कितना दे देंगे 25, ये लीजिए। तो 1/r डैश बराबर इतना, तो रेसिप्रोकल करोगे r डैश अपॉन 1, तो r डैश अपॉन 1 r डैश बराबर रेसिप्रोकल करोगे तभी तो r डैश की वैल्यू आएगी, तो r अपॉन 25 हो जाएगा। लो, तो ये आ गया, ठीक। तो r डैश की वैल्यू r के टर्म्स में निकाल ली। अब उसने हमसे सवाल क्या पूछा था बच्चों, उसने, देखिए आंखें खोल के तब सवाल पढ़िएगा एग्जाम में, उसने बोला था फाइंड द रेशियो ऑफ r टू r डैश, मतलब r और r डैश का रेशियो हमें बताना है। किसका रेशियो बताना है बच्चों, r ऊपर होना चाहिए, r डैश नीचे होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना आसान सवाल है बताइए। क्या आपको इतनी मैथ्स नहीं आती बच्चों, ये 25 इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो क्या आएगा आंसर बताओ, r अपॉन r डैश, भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर और ये इधर, 25 जाएगा r डैश की जगह, r डैश 25 की जगह, तो r अपॉन r डैश कितना आ जाएगा 25, यानी कि बच्चों r अपॉन r डैश कितना हो गया, r अपॉन r डैश कितना आ गया 25, 25 लिखो और चाहे 25:1 लिखो, बात क्या है सेम है, तो चाहे आप 25 लिखो आंसर और चाहे आप 25:1 लिखो, बात क्या है सेम है। ठीक है, तो हमको रेशियो पूछा था, तो रेशियो दिखाने का स्टाइल तो यही होता है कि इस टू का साइन आना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे 25:1 लिख देंगे। ठीक, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स आंसर इसका, 25 ना लिख के हम क्या लिखेंगे 25:1 लिख देंगे, ये लीजिए, बस यही आपका आंसर है। 25 लिखो चाहे 25:1 लिखो, बात सेम है। ठीक, अब सुनो, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन बच्चों यही एग्जाम में आपसे पूछेगा, पता है क्या, आपसे पूछेगा इसका मीनिंग बताओ, इसको इंटरप्रेट करो, यानी कि इस बात से आप क्या समझते हो। तो इस बात से हम क्या समझते हैं, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो रिलेशन आया था, ठीक है, ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, बस इसका मीनिंग ये रहा, ये लो, यानी कि जब पांचों को हमने पैरेलल में लगाया तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो ओरिजिनल वायर का 1/25 हो गया, ओरिजिनल वायर का रेजिस्टेंस आर था, 1/25 हो गया, करेक्ट। आर डैश इज इक्वल टू 1/25 ऑफ द आर। कर लीजिए बच्चों, एक अच्छा सवाल था, कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट करिए और बताइए। नाउ स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। ठीक, तो एक अच्छा सवाल था, मैं मानता हूँ ये बहुत अच्छा सवाल था, ये आपका तैयार होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो ये हमारा कौन सा था बच्चों, आंसर अगर यदि आप चाहें तो आंसर भी मैच कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, कहाँ गया भाई, इसके आंसर वांसर कहाँ गए सब, किया ही नहीं हुआ है क्या, यहाँ कहीं किया होगा। अच्छा बेटा, आंसर गायब है इसका, हाँ, आंसर गायब है इसका, अरे यहीं पे किया हुआ है यार आंसर, है ना। ठीक है, यहीं पे किया हुआ है, ये है। चलो, अब देखो बच्चों फटाफट नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, 36 नंबर था, ये 37 नंबर पे आ जाओ बच्चों। अब देखो ये वाला सवाल, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे इसमें, है ना। तो इसमें देखिए बच्चों, कंफ्यूजन की बात है नहीं कुछ, मैं आपको बताता हूँ इसको हम कैसे हैंडल करेंगे। ठीक, ज़्यादा टेंशन है नहीं इसमें कुछ, ऐसा देख के इसको परेशान मत हो। आओ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो बच्चों क्या बोला उसने, उसने बोला फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टू एंड्स ए एंड बी ऑफ दिस सर्किट। ठीक, तो ए और बी के क्रॉस आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो बच्चों का खेल है, तो कुछ नहीं करना है, आप क्या करो ए और बी के क्रॉस बैटरी जोड़ दो, ऐसा करके सोचो कि बैटरी लगी हुई है। अरे भाई सोचो, मैंने आपको बताया था ना, जिन दोनों पॉइंट के बीच में आपको निकालना है क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस बैटरी कनेक्ट कर दो। बैटरी कनेक्ट कर सके, यहाँ से आई करंट निकालोगे, ठीक, तो यहाँ तक तो आई करंट आएगी। ठीक, अब आप समझो जरा कि यहाँ जाके करंट डिवाइड हो जाएगी ये वाले जंक्शन पे। ठीक,
कुछ चली जाएगी इधर और कुछ जाएगी, और इधर में भी कुछ करंट इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी। सुन लो बच्चों, ठीक। अब आगे चाहे जो भी हो, आप बस इतना मुझे बताइए कि यहां से जब करंट आएगी बच्चों, ये वाले जंक्शन पे जब पहुंचेगी, तो भाई कुछ चार्जेस यहां से जाएंगे और कुछ चार्जेस यहां से जाएंगे। जाने के रास्ते क्या है, अलग अलग है कि नहीं बताइए, इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं बताइए, है अलग अलग रास्ते, ठीक। तो बच्चों मुझे ये बताओ, यदि अलग अलग रास्ते हैं तो बताइए ये दोनों, बताइए सीरीज में मानोगे कि पैरेलल में, बताओ। करंट डिवाइड हो रही पैरेलल में, पक्का, बस यही गेम था, अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसमें। अब मुझे बच्चों ये बताओ कि ये दोनों यदि पैरेलल में हो गए तो बच्चों इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कितना आएगा। तो बच्चों यहां पर आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो, कौन सा वाला, आर इक्विवेलेंट, ठीक, बराबर आर बाय एन वाला। याद है जब आर ओम रेजिस्टेंस एन नंबर्स ऑफ लगे होते हैं, यानी कि सेम रेजिस्टेंस है 2 ओम 2 और लगे भी कितने 2, तो आर की वैल्यू कितनी रख देंगे 2 और एन कितना है 2, नंबर ऑफ रेजिस्टर कितने 2। जिसको आर वन इंटू आर टू अपन आर वन प्लस आर टू से करना हो वैसे कर लो, जिसको वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू से करना हो वैसे कर लो। 10 घंटे कौन टाइम वेस्ट करेगा, ठीक। तो आर की वैल्यू कितनी होगी 2 और एन भी बच्चों 2 है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चे, ध्यान से चेक करेंगे बच्चे, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों बताइए, कितना आ गया बच्चों बताइए 1 ओम। जैसे ही बच्चों इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मिला कितना 1 ओम, चिपका दो कहीं पे। चिपकाने का मतलब है कि एक सर्किट यहाँ पे बनाना शुरू कर दो फटाफट। तो बच्चों इन दोनों की जगह आप क्या चिपकाओगे, 1 ओम चिपकाओगे, ये लो, ठीक है। अब वापस लौट के ये वाले सर्किट में आ जाओगे। अब मुझे बताओ बच्चों, जब यहाँ पीछे से करंट आ रही होगी यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी, है ना, ये आएगी, दोनों यहाँ मिलेगी लेकिन फिर से डिवाइड हो जाएगी, दो रास्ते फिर से मिल गए। तो ये दोनों भी बच्चों किस में हो गए बताइए, इस पॉइंट का नाम चाहो तो आप ए रख देते हो, ठीक। बच्चों ये दोनों भी किस में हो गए बताइए, पैरेलल में हो गए कि नहीं हो गए बताइए, ठीक। तो इन दोनों का भी इक्विवेलेंट कितना आएगा 2 ओम का 1 ओम। तो बच्चों ये वाला, अब ध्यान देना, ये वाला जो पॉइंट ए है उसको आपने लिखा यहां पर, समझिएगा जरा, इन दोनों का इक्विवेलेंट आया 1 ओम, और यहां पे हमने लिखा ए, और ए के बाद ये दोनों मिलके फिर से आपको कितना देंगे 1 ओम। तो इन दोनों की जगह फिर से कितना चिपकाओगे 1 ओम। अरे ए मत लिखो यार, एक्स लिख दो, ए भी तो इन्होंने यूज किया हुआ है, एक्स लिख दो यहां पर, ठीक। तो एक्स है ये, ओके। तो यहां पर आप x लिखोगे, सही है, और इन दोनों की जगह कितना चिपकाओगे 1 ओम, ये लो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ो आराम से, बिल्कुल। यहां से ऊपर से करंट आ रही थी, यहां से कुछ आ रही थी, यहां दोनों मीट करेंगे, मना नहीं कर रहा हूं, ठीक। लेकिन बच्चों फिर से यहाँ अगर करंट जाएगी भी, अब जाएगी नहीं जाएगी वो तो हमें क्या पता, लेकिन अगर जाएगी तो दो अलग अलग ब्रांचेस में जाएगी, वो सब तो बात की बात है, ठीक, करेक्ट। तो बच्चों यहाँ भी 2 ओम और ये वाले पॉइंट का नाम आप कैपिटल वाई रख दो, ये वाले पॉइंट का नाम, ठीक है। तो 2 ओम इसका भी इक्विवेलेंट कितना मिलेगा आपको 1 ओम। तो यहाँ पर वाई चिपकाएंगे, ये वाला वाई हमने यहाँ चिपका दिया, और वाई के बाद इस पॉइंट का नाम आप जेड रख दो, ठीक। तो वाई और जेड के बीच में 1 ओम, तो यहाँ कहीं आपका क्या आएगा जेड, और वाई और जेड के बीच में कितना आ जाएगा आपका, फिर से बताइए कितना आ जाएगा बच्चों 1 ओम, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहां से देखिए करंट आएगी आएगी आएगी, और ये वाले जंक्शन पे फिर से डिवाइड हो जाएगी, ऊपर कुछ जाएगी, फिर इन दोनों में कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट 1 ओम। तो इसका फिर से 1 ओम चिपकाओगे, ये वाले पॉइंट का नाम एम रख दो, ठीक। तो जेड और एम के बीच में 1 ओम। तो बच्चों यहाँ कहीं क्या होगा आपका एम, और जेड और एम के बीच में बच्चों कितना हो जाएगा 1 ओम, ये 1 ओम है। अब सुनिएगा मेरी बात बच्चों, एक वायर निकली एम से ए की तरफ और दूसरी वायर निकली वाई से बी की तरफ, तो दो तार निकाल दीजिए एम से ए की तरफ, एम से ए की तरफ, और ये वाले पॉइंट का नाम चिपकाओगे ए, और वाई से बच्चों बी की तरफ, ये वाले पॉइंट का नाम चिपकाओगे बी, और यहाँ पे एक बैटरी फिर से जोड़ दोगे, ठीक है। ये बन गया आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर आपको याद हो, याद आया बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वाला सवाल। बीच की वायर में, वैसे तो वायर है नहीं बीच में, अगर कोई वायर होती तो उसमें कोई करंट फ्लो ना करता, अगर यहाँ कोई वायर बीच में दे देता तो हम इस वायर को हटा देते, याद आया कि नहीं, क्यों, क्योंकि R1 अपॉन आर, अच्छा ये एक सेकंड, हाँ ठीक है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 है। बहरहाल अब उतना मत सोचो, ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ से करंट आई आएगी, ठीक, ये वाले जंक्शन पे जाएगी, ऊपर वाली ब्रांच में कितनी जाएगी बच्चे I1, और नीचे वाली करंट में कितनी जाएगी बच्चे बताइए I2। I1 जाएगी तो I1 इसमें भी जाएगी, क्योंकि जाने का कोई रास्ता है नहीं। तो ये वाली 1 ओम, ये वाली 1 ओम किस में बच्चों, जल्दी से बताइए, ये वाली 1 ओम, ये वाली 1 ओम किस में, ऊपर वाली दोनों सीरीज में, दोनों में करंट सेम है, हाँ।
तो 1+1 इन दोनों की जगह कितना चिपकाओगे बताओ, 2 ओम। तो ऊपर वाले का हो गया कितना इक्विवेलेंट 2 ओम, ये लीजिए बच्चे। ठीक, अब सुनो ध्यान से बच्चों, ये वाला पॉइंट एम है, ये वाला पॉइंट वाई है, तो यहाँ एम चिपका दो और यहाँ आप क्या चिपका दो, वाई चिपका दो। उसके बाद बच्चों नीचे करंट I2 इसमें गया और I2 करंट भी इसमें गया, तो दोनों में सेम है 1 ओम। 1 ओम का इक्विवेलेंट कितना है, 1+1 2 आ जाएगा। तो नीचे क्या चिपकाएंगे 2 ओम। उसके बाद बच्चों ध्यान से चेक करो, एम से एक तार पकड़ के खींचोगे, ए पे कनेक्ट करोगे, ये तार पकड़ के खींची, ए पे कनेक्ट कर दी, और यहाँ से एक वायर खींचेंगे और बी पे कनेक्ट कर देंगे, ये लीजिए, और यहाँ से ले जाके बैटरी लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब फिर से यहाँ से बैटरी से करंट निकालोगे, आई आई करंट जाएगी ऊपर वाली ब्रांच में I1 और नीचे वाली ब्रांच में कितनी जाएगी I2। मुझे बताओ बच्चों ये दोनों सीरीज में कि पैरेलल में, बताइए। पैरेलल में, क्योंकि करंट डिवाइड हो रही है, ठीक है ना, तो पैरेलल में है। ठीक है, तो यदि पैरेलल में है तो कैसे फॉर्मूला लग जाएगा, आर इक्वलेंट बराबर आर बाय एन वाला लग जाएगा। तो आर इक्वलेंट बराबर आर बाय एन, आर दोनों सेम है तो आर का वैल्यू 2 ओम है, और एन क्या होता है नंबर ऑफ रजिस्टर 1 2, तो 2 2 से 2 कटेगा, आंसर कितना आएगा 1 ओम। यानी कि अब फाइनल सर्किट एक बनेगा, तो इस सर्किट को रिड्यूस करते 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 जो फाइनल सर्किट होगा वो ऐसा होगा, क्या, ये रहा ए और ये रहा बच्चों यहाँ पर आपका बी, और ए और बी के बीच में इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया 1 ओम। यानी कि ये जो इतना बड़ा सा सर्किट दिख रहा है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हैं, ए और बी के बीच में नेट नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना काम कर रहा है 1 ओम। तो यही आपका क्या है, ये ऐसे लिख दो आर ए बी। आर ए बी का मतलब नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एन बी पूछा था, तो बच्चों ये आ गया आपका कितना 1 ओम। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट कर लीजिए इस सवाल को बच्चों, बहुत अच्छा ये भी सवाल है 2012 में आया है, कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट। अगले सवाल में आ जाओ बच्चों फटाफट, नेक्स्ट सवाल है आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसका यदि आंसर चाहें तो चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, आंसर आपका 1 ओम आ रहा होगा। ठीक, उसके बाद बच्चों यहाँ पे सवाल आ जाइए। देखिए बच्चों, ये बच्चों बच्चों वाला सवाल है, मैं नहीं कराऊंगा इसको, देख लो, कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, एच बराबर क्या लग जाएगा I²RT, 7200 कूलम चार्ज है, क्यू का वैल्यू बच्चों 7200 दिया हुआ है। ठीक, इस ट्रांसफर्ड इन 1 आवर। अब बच्चों देखिए, जब भी हीट जनरेटेड वाला सवाल है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, तो आंसर किस में आना चाहिए, जूल्स में पक्का। तो बच्चों आपकी जिम्मेदारी है इन 1 आवर, तो बच्चों 1 आवर में यानी कि आप टाइम कितना रखोगे, 1 आवर नहीं रखोगे, क्या रखोगे, 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड रखोगे। ठीक, उसके बाद बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 50 वोल्ट। तो बच्चों यदि आप लगाएंगे H बराबर I²RT, उसके लिए I पता होना चाहिए, तो I से कैसे निकालेंगे, Q/T से, Q 7200 और टाइम कितना 3600, 2 एम्पीयर का करंट आ जाएगा, और R की वैल्यू V/I से, V 50 है, I2 है, 50/2 कितना होगा 25 ओम, रख दोगे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 36 इंटू 10⁴ जूल्स आ रहा है, जिसको आप यदि चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 36 और 4 जीरोज आ जाएंगे ना यहाँ पर, ऐसे ये जूल्स में आ रहा है, यहाँ पे छोड़ना हो यहाँ पे छोड़ दो, चाहो तो साइंटिफिक नोटेशन में कर लो। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे करते थे स्टूडेंट्स, याद करिए, 36 के बाद कितने 10⁴ यानी कि 4 जीरो लगेंगे। ठीक, तो यहाँ डेसिमल है, इसको पकड़ के यहाँ पे लेके आओगे बच्चों, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 3.6 इंटू 10⁵ आएगा, इस बार 6 मत लिख देना, 1 2 3 4 5 प्लेस लेफ्ट में लेके आए, ऐसा लिख दो। एक तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, एक और आंसर मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए 3 6 1 2 3 4 जीरो है, अभी ये जूल्स में था। अगले स्टेप में जैसे ही आप इसको किससे डिवाइड लगाएंगे बच्चों, 1000 से, 1000 से जैसे ही आप डिवाइड लगाओगे केजे में आ जाएगा, यानी कि किलो जूल में आ जाएगा। ठीक है, 1 से 0 से 2 0 से 2 और ये इससे कट जाएगा, तो आ जाएगा 360 किलो जूल। सारे आंसर सही, मर्जी भैया जो लिखना हो आप लिख सकते हो। इन्होंने 360 किलो जूल आंसर दिया हुआ है, उन्होंने कुछ नहीं पूछा है किलो जूल में बताओ कि जूल में बताओ, जैसे मर्जी वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। अगला सवाल बच्चों देखिए आ जाइए आप, नेक्स्ट सवाल बच्चों ध्यान से चेक करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे देखिए, ओहो, देखो बच्चों कह रहे हैं, क्या कह रहा है बच्चों सवाल आपसे, देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम करता है एनर्जी एट द रेट ऑफ, बच्चों एनर्जी एट द रेट ऑफ जो कंज्यूम करता है वो 840 वाट से करता है ना। एनर्जी एट द रेट जब भी दिया होगा बच्चों तो वो क्या होता है बताइए, पावर होता है। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक आयरन का पावर दिया एक तरीके से क्या 860 वाट। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हेन हीटिंग एट द मैक्सिमम, ठीक है, जब भी मैक्सिमम हीटिंग वो करेगा, मैक्सिमम हीटिंग का मतलब वो अपनी मैक्सिमम पावर यूज कर रहा है, यानी कि कंपनी ने जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस पे बोला है उतने पोटेंशियल डिफरेंस को यूज किया गया है। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर आपको कितना देता है 840 वाट। ठीक, तो ये है बच्चों आपकी इलेक्ट्रिक आयरन की कहानी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन बना लीजिए, इलेक्ट्रिक आयरन यहाँ पर बच्चों आप बना लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे इसकी पावर बच्चों दी हुई है कितनी आपकी 840 वाट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए,
अब आगे पढ़ते हैं, कह रहा है अब आगे पढ़ो, कह रहा है एंड 360 वाट व्हेन द हीटिंग इज एट अ मिनिमम। अच्छा ठीक है भाई, तो कह रहा है जब मिनिमम हीटिंग करता है बच्चों, जब मिनिमम हीटिंग करता है, अच्छा ठीक है, वही इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, कभी मैक्सिमम हीटिंग करता है और कभी मिनिमम हीटिंग करता है, ठीक है भाई। कह रहा है द वोल्टेज एट विच इट इज रनिंग इज 220 वोल्ट, जिस वोल्ट पे ये चल रहा है वोल्टेज पे वो 220 वोल्ट है। कह रहा है व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस वैल्यूज इन ईच केस, दोनों केस में करंट की वैल्यू बताओ और दोनों केस में बच्चों आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब ध्यान दें बच्चों, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक आयरन सपोज मैक्सिमम हीटिंग कर रहा है, केस नंबर 1 क्या कर रहा है यहाँ पर, मैक्सिमम हीटिंग कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक आयरन है सेकेंड डायग्राम में, इलेक्ट्रिक आयरन बच्चों मान लीजिए यहाँ पर क्या कर रहा है आपका, मिनिमम मिनिमम हीटिंग कर रहा है मान लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलो अब मैक्सिमम हीटिंग की क्या क्या कंडीशन दी, अच्छा वोल्टेज उन्होंने बच्चों कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया है, वोल्टेज 220 वोल्ट दिया है, टेंशन नहीं कोई, ओके। तो वोल्टेज कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया है, ठीक है ना। तो बच्चों वोल्टेज फर्स्ट केस में भी 220 वोल्ट है और सेकंड केस में भी 220 वोल्ट है, ठीक। अब सुनो, तो बच्चों इस बार पावर अगर इतनी है, वोल्टेज इतना है, ठीक है स्टूडेंट्स, पावर इतनी है और वोल्टेज अगर इतना है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो बताइए करंट कितना निकालेगा केस 1 में, इस आई बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, V इंटू आई, ठीक। तो I बराबर कितना हो जाएगा बताइए, P बाय V, तो पावर कितनी है 840 और V कितना है 220, सॉल्व कर लीजिएगा करंट मिल जाएगा, ये इससे कट गया, ठीक है। और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप सॉल्व करोगे तो 2 से कटेगा 11 आ जाएगा और 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है, 42/11 कितना आ जाएगा, 42/11 कर लो, 42 डिवाइडेड बाई 11, ठीक। तो 11 चौके 44, 11 तिरिक 33, 12 माइनस 3 9, और यहाँ कट जाएगा, डेसिमल लगाओगे 0 बढ़ेगा, 8 टाइम्स जाएगा 88 आएगा, सही है। 2 बचेगा डेसिमल की हेल्प से 0, 11 वन सा कितना होता है 11, ठीक है। 9 बचेगा, आप करने की जरूरत नहीं है, बस 3.81 एम्पियर, राउंड ऑफ करो कितना आ जाएगा, लास्ट में 1 है, 5 से छोटा है, आगे कुछ भी नहीं करेंगे, तो 3.8 एम्पियर आ गया करंट, ठीक। तो ये आ गया बच्चों फर्स्ट केस में करंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि जब फर्स्ट केस में आप रेजिस्टेंस निकालोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो दोनों केस में क्या रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, मेरे ख्याल से तो नहीं चेंज होना चाहिए, क्या मैं सही बोल रहा हूँ बताओ, चाहे वो मिनिमम हीटिंग कर रहा हो चाहे वो मैक्सिमम हीटिंग कर रहा हो, क्या उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा बताइए, नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे। अच्छा यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्या इसमें ऐसा तो नहीं भैया, सुन लो, इसमें ऐसा तो नहीं अंदर वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, नॉब घुमाते हो ना आप ऊपर से, ठीक। तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक बार देख लेते हैं फर्स्ट टर्म का, ये फर्स्ट का ये आपका आंसर है, एक बार चेक कर लेते हैं, रुक जाओ वैसे, हाँ ठीक है, ठीक है बच्चों, पहली बार आपको ऐसा सवाल मिला है, सुन लीजिए ध्यान से, वाह भाई वाह, पहली बार ऐसा सवाल मिला है, सुन लो ध्यान से बच्चों, पहली बार आपको ऐसा सवाल मिला है, कौन सा सवाल है, इस सवाल को समझिए, देखो बच्चों चल क्या रहा है इसमें गेम, इसमें गेम ये चल रहा है, ध्यान से सुनिए जरा, ये इलेक्ट्रिक आयरन का कंस्ट्रक्शन देखो, ये वाले सवाल में अजब ही सवाल है, ये इलेक्ट्रिक आयरन है, ये हैंडल है इसका, और यहाँ पर एक नॉब लगी हुई ऊपर, ये इस तरीके से जब आप इसको घुमाते हो तो अंदर एक हीटिंग एलिमेंट है, अब ध्यान से सुनो, अंदर जो हीटिंग एलिमेंट है उसका कंस्ट्रक्शन देखिए, ये अच्छा सवाल है, अंदर जो हीटिंग एलिमेंट है उसका कंस्ट्रक्शन देखिए बच्चों, अंदर जो हीटिंग एलिमेंट है उसका ये रेजिस्टेंस है और उसके साथ ये इस तरीके से ये ठीक, अंदर हीटिंग एलिमेंट का कंस्ट्रक्शन देखिए, ये इस तरीके से, ध्यान से सुन लेना बच्चों, ये और ये लीजिए, ठीक। अब मान लो इसको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है कितने का, 220 वोल्ट का। ये बड़ा मजेदार सवाल है, सुन लीजिएगा सभी बच्चे, बच्चों एक बात बताइए, क्या कि इसका रेजिस्टेंस तो अपना कुछ ना कुछ होगा, फिक्स होगा, मानते हो कि नहीं, तो माना कि इसका रेजिस्टेंस आर है और ये लगा है वेरिएबल, ये लगा है रियोस्टेट, सुन लो बड़ा अच्छा सवाल है, ये रियोस्टेट के ऊपर बेस है। अब बच्चों याद करिए मैंने क्लास में आपको क्या पढ़ाया हुआ है, ये रियोस्टेट जो रेजिस्टेंस है
उसके साथ सीरीज में, और हर बार लगाया जाता है सीरीज में। फिर मैंने क्या पढ़ा था, रियोस्टेट में आप इस तरीके से उसका हैंडल घुमाते हो ऐसा करके, सही है। तो रियोस्टेट का क्या यूज होता था, याद करिए, टू रेगुलेट द करंट, टू रेगुलेट द करंट बाय कीपिंग द वोल्टेज सोर्स कांस्टेंट। अगर आपको याद आ गया हो सुन लो, रियोस्टेट का काम क्या है, टू रेगुलेट, टू रेगुलेट द करंट, द करंट, द करंट बाय कीपिंग, बाय कीपिंग द वोल्टेज सोर्स कांस्टेंट, वोल्टेज सोर्स कांस्टेंट। अगर आपको याद हो, यही पढ़ाया था रियोस्टेट का काम। तो बच्चों यानी कि ये जो ऊपर आयरन में नॉब लगा है, जब आप इसको घुमाते हो तो इसका हैंडल अंदर घूम जाता होगा, इसका इंजीनियरिंग ऐसा होता होगा ऐसा। अब बताओ बच्चों, जब रियोस्टेट को, रियोस्टेट में जब रियोस्टेट का की हेल्प से जब वो रेजिस्टेंस को बढ़ा देते होंगे, आपको याद होगा कि यहां पर वैल्यू फिक्स है आर, मतलब ये जो हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है बच्चों, ठीक, ये जो हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है, ध्यान से सुन लीजिएगा इस सवाल को, ये जो हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस लगा है ये तो फिक्स है, लेकिन साथ में सीरीज में एक रियोस्टेट भी इन्होंने जोड़ रखा है। यदि रियोस्टेट का रेजिस्टेंस ये लोग बढ़ाएंगे बच्चों, ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि रियोस्टेट का रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस से 220 वोल्ट रहेगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे रियोस्टेट को नॉब घुमा के, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा, बताओ जल्दी बताओ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों बढ़ जाएगा, तो ये दोनों मिलकर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो करंट ड्रॉन करेंगे वो मिनिमम करेंगे, या करंट डिक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज तो करंट डिक्रीज। अब सुनो, यदि करंट डिक्रीज हो जाएगा तो जो हीटिंग एलिमेंट और ये रियोस्टेट दोनों मिलकर वोल्टेज सोर्स से करंट मिनिमम ड्रॉन करेंगे, और वो मिनिमम करंट यहां पर जाएगी। तो हीटिंग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर I स्क्वायर RT होता है। याद आया बच्चों, बताइए। अब आर इक्विवेलेंट भी, आर इक्विवेलेंट तो चलो कोई बात नहीं है, आर इक्विवेलेंट बढ़ गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने आपकी रिवीजन वाली क्लास में बताया था कि हीटिंग का अगर आपको डिसीजन लेना है तो हीटिंग ज्यादा किस पे डिपेंड करती है, करंट पे, क्योंकि करंट का स्क्वायर है। रेजिस्टेंस पे उतनी डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टेंस की पावर 1 है, लेकिन यहां पर करंट का स्क्वायर है, तो हीटिंग ज्यादा किस पे डोमिनेट कर रही है, यानी कि ज्यादा कौन डोमिनेट करता है इस फॉर्मूले में, करंट। चेक कर लो, करंट का स्क्वायर है, करंट को 2 गुना करते ही 2 का स्क्वायर 4, हीट 4 गुना हो जाएगी, समझे। तो अब आप देख लो बच्चों, यदि आर इक्विवेलेंट बढ़ गया, ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, करंट कम हो जाएगी, ठीक। तो जब करंट कम हो जाएगी बच्चों, यानी कि आई की वैल्यू जब कम हो जाएगी, तो हीट कैसी होगी, मिनिमम। यस और नो बताइए, हीट कैसी होगी, मिनिमम। ओके, तो यही केस चल रहा है, यानी कि जो केस नंबर इसका 2 है कि जो मिनिमम हीटिंग करता है, वहां पे रियोस्टेट का नॉब इस तरीके से घुमाया गया होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाता होगा। क्यों, क्योंकि ये तो फिक्स है, लेकिन रियोस्टेट का नॉब घुमा के इसका इक्विवेलेंट बढ़ा देंगे, तो ये दोनों सीरीज में एड अप होके ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस आपको देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और करंट मिनिमम होगा तो हीटिंग भी मिनिमम मिनिमम होगी। ये है आपका सेकंड केस। और फर्स्ट केस में क्या होगा, अब सुनो, कुछ बच्चे बोलेंगे रेजिस्टेंस तो कभी चेंज नहीं होता। अरे भाई, हमने ऐसी इंजीनियरिंग लगा दी ना, रेजिस्टेंस तो अभी भी नहीं चेंज हो रहा है हीटिंग एलिमेंट का, हीटिंग एलिमेंट का तो फिक्स है भैया। नॉब तो तुम रियोस्टेट की घुमा रहे हो, समझे, रियोस्टेट से तुम क्या कर रहे हो, करंट को कंट्रोल कर रहे हो, कीपिंग द वोल्टेज सोर्स कांस्टेंट। इसी सवाल को मॉडिफाई करके आपको एग्जाम में दे सकता है, बोलेगा ऐसा क्या कर दिया इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर कि रेजिस्टेंस दोनों बार अलग अलग आ रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस दोनों बार अलग अलग क्यों आ रहा है, अभी हम निकाल के आपको दिखाएंगे। तो जवाब है भैया, अंदर रियोस्टेट लगा हुआ है। रियोस्टेट का यूज फिर लिखोगे एग्जाम में, क्या, टू रेगुलेट द करंट कीपिंग द वोल्टेज सोर्स कांस्टेंट। तो ये हो गया केस नंबर 2। अब केस नंबर 1 में क्या था बच्चों, हीटिंग मैक्सिमम थी। कैसे थी हीटिंग मैक्सिमम, देख लो बच्चों। तो इसी सर्किट में ध्यान से देखना, रियोस्टेट को हम उल्टा घुमाएंगे। तो जब रियोस्टेट को आप उल्टा घुमाओगे बच्चों, उल्टी डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, तो क्या होगा, इस ये तो फिक्स है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये तो घट जाएगा ना, ये तो घट जाएगा, ठीक है। तो ये जब डिक्रीज होगा तो इसके साथ ऐड होकर कम आंसर मिलेगा आपको। यानी कि इस बार फर्स्ट केस में जब मैक्सिमम हीटिंग हो रही है, एच मैक्स हो रहा है, ठीक है बच्चों, हीटिंग मैक्सिमम हो रही है, तो बच्चों आर इक्विवेलेंट यहां पर क्या हो जाएगा, अच्छा सवाल है ये, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि बच्चों आई मैक्स हो जाएगा भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो ये दोनों सीरीज में जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो ज्यादा से ज्यादा करंट निकालेंगे, और यदि ज्यादा से ज्यादा करंट निकालेंगे बच्चों, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से H बराबर I स्क्वायर RT से, R पे ज्यादा डिपेंड नहीं करता है, हीट करंट पे डिपेंड करता है। करंट मैक्सिमम हो चुका है, करंट के मैक्सिमम होने से हीट मैक्सिमम हो जाएगी। सही है बच्चों, समझ में आ गई बात कि नहीं आई। ओके, तो ये गेम यहां पर चल रहा है, तो इसलिए तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, इसलिए मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। पहली बार ऐसा सवाल मिला है, 2012 में आया था,
तो अब हम आईएएस को सॉल्व करना शुरू करते हैं फटाफट। तो केस नंबर 1 में जब मैक्सिमम हीटिंग होती है तब बच्चों ध्यान से सुनिए, 840 वाट उसकी क्या है, पावर है, और 220 वोल्ट क्या है उसका वोल्टेज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिख लेते हैं पावर कितनी है 840 वाट, सही है, और वोल्टेज कितना है बच्चों उसका 220 वोल्ट। तो बच्चों करंट कितना आएगा फर्स्ट केस में, करंट बराबर P बराबर वी आई, तो आई बराबर कितना हो जाता है आपका बताइए, P बाय वी, P बाय वी। आप चाहो तो इसको P1 कर लो, इसको I1 कर लो, इसको P1 कर लो, ठीक। फर्स्ट केस का पावर तो 840 बटे 220 सॉल्व किया था बच्चों, कितना आया था याद करिए, कितना आया था बच्चों, हाँ 3.8 एम्पियर आया था राउंड ऑफ करके। अब सुनो यहाँ रेजिस्टेंस निकाल लो, ठीक। तो रेजिस्टेंस निकालोगे आप, ध्यान सुनो बच्चों, V अपॉन आई से निकालो रेजिस्टेंस। V तो उतना ही है, ठीक है स्टूडेंट्स, V तो उतना ही है, लेकिन करंट को आप I1 रखोगे तो बच्चों V है आपका कितना 220 और I1 कितना है बच्चों 3.8। अब यहां पर ध्यान दें स्टूडेंट्स, I1 कौन सा रखोगे, भूल चुके हो क्या, I1 डेसिमल वाला नहीं रखेंगे सर, नो सर, I1 डेसिमल वाला नहीं रखेंगे, वो तो राउंड ऑफ करके आया है, फ्रैक्शन वाला रखोगे। हाँ तो फ्रैक्शन वाला कितना आया था I1, जाके चेक करो, जब सॉल्व कर रहे थे तो 42/11 आया था। ये देखिए कितना अच्छा सवाल दिया 2012 में उसने, है ना। तो I1 को आप कितना रखोगे 42/11, ठीक, 11 जाएगा ऊपर, तो 22 220 इंटू कितना हो जाएगा 11/42, सॉल्व करोगे 2 दूना 4 और 2 का 2, ठीक, और 2 11 ये लीजिए, तो कितना आ जाएगा 11 इंटू 11 121, 121 और 0 अपॉन में कितना आ गया 21, सही है। अब चाहो तो आप 3 से काट सकते हो, 2 1 3 नहीं नहीं कटेगा। अब सीधे आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लो फटाफट, सॉल्व तो आप कर सकते हो, मैं सीधे कर ले रहा हूँ कैलकुलेटर से, है ना। तो कितना हो जाएगा x, हाँ निकाल भी ले इन्होंने, वेरी गुड, 57.619 आ रहा है ना, यानी कि 57.62 के आसपास आ जाएगा, टेंशन नहीं है, 56.6 57.6 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ रहा है 57.6 आ रहा है ओम, करेक्ट। तो ये केस नंबर 1 का रेजिस्टेंस है। अब यहीं पर कितना आ रहा है 50, कितना आ रहा है 3.8 से दिया था तो 57.8 आया। हाँ ठीक है चलेगा, नहीं 57.8 तो नहीं आएगा भाई, बहुत ज़्यादा बता रहे हो आप, 57.6 ही आएगा, ठीक, ओके 57.6 के आसपास आएगा। अब सुनो, तो ये हो गया, उसके बाद ध्यान सुनो, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने तो नहीं गलत कर दिया ठीक है चलो देख लेता हूँ, ठीक कितना है तुम्हारा 1210 बटे कितना है 21, हाँ सही भाई 57.6 आएगा, ठीक। अब सुनो बच्चों, एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है क्या ये हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस है, बताओ, नहीं, ये इन दोनों का क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है, ये तो फिक्स है भैया, और ये तुम निकाल भी नहीं सकते हो, क्योंकि रियोस्टेट कितना रेजिस्टेंस दे रहा है वो नहीं पता है तुम्हें। अगर रियोस्टेट का दे देता मैक्सिमम में तो हम टोटल में से रियोस्टेट वाले को माइनस कर देते तो ये आ जाता, ठीक है। वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दिखा रहा है, सवाल ये है। तो सवाल ये है कि इस बार रेजिस्टेंस कितना आपका केस नंबर 1 में 57.6 ओम। अब आ जाइए केस नंबर 2 में, जब मिनिमम हीटिंग होती है, तो यहां पे कर दे रहा हूं केस नंबर 2, एच क्या है आपका मिनिमम है, ठीक। तो एच अगर मिनिमम है बच्चों तो पावर कितनी है इस टाइम मिनिमम हीटिंग पे 360 वाट। बताओ पावर क्यों कम हो गई, पावर कम हो गई, वोल्टेज सोर्स तो वही है, पावर इसलिए कम हो गई रियोस्टेट से, तुम क्या कर रहे हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हो, करंट कम हो जाएगा पावर कम हो जाएगी, ठीक। वोल्टेज सोर्स कितना है, वोल्टेज सोर्स फिक्स है 220 वोल्ट, ठीक। करंट निकाल लोगे इस बार, ये P2 कर दो, V तो वही है ना, I2 बराबर कितना आ जाएगा P2 बाय V, ठीक। तो P2 कितना बच्चों 360 बटे 22 जीरो, निकाल लेना भाई कितना आ जाएगा चेक कर लो, करंट 36/22, 36/22 आ जाएगा 1.6364 राउंड ऑफ करके 636, 1.636 राउंड ऑफ करोगे तो 1 दशमलव कितना आ जाएगा 6, और 6 को हटाओगे आगे 6.4, मतलब 1.64 एम्पियर, ये करंट आ गया। अब रेजिस्टेंस निकालोगे R2 सेकंड केस में, अब देखो करंट क्या हो गई, करंट क्या हो गई डिक्रीज हो गई, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब बढ़ गया होगा। तो R2 बराबर V अपॉन I2 लगा दोगे, तो V कितना बच्चों 220 है, और I2 कौन सा रखोगे फ्रैक्शन वाला, फ्रैक्शन में कितना आ रहा था 36, ये 0 0 कटा होगा तो 36/22, 36/22, ठीक। 22 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे कर दे रहे हैं R2 बराबर
22 ऊपर जाएगा तो 220 इंटू 22 और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 36। ठीक है, सॉल्व करोगे तो सॉल्व तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा चेक कर लेते हैं फटाफट। ये अजीब सी कैलकुलेशन देते थे ये लोग 2012 में, हाँ, बट आप करना तो आपको ही भाई। ठीक है, 4840, 4840 और डिवाइडेड बाय 36, ये आएगा 134, 134.44, 134.44 ओम। ये केस नंबर 2 का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट वाला आ चुका है। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग कर लीजिए। ये एक बहुत अच्छा सवाल था। ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। आप सोचोगे कि रेजिस्टेंस तो डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक आयरन के कंस्ट्रक्शन में गेम अंदर कुछ और ही चल रहा है। ठीक है ना, रियोस्टेट लगा दिया बाबू साहब ने और बताया भी नहीं है। करिए। चलिए, कर लिया है। नेक्स्ट देखो, आंसर मैच कर लेना। 57.6 और 134.34 के आसपास आ रहा है। 57 पॉइंट देखो 5 आ रहा है इनका, 6 के आसपास आएगा। 134 पॉइंट बिल्कुल सही है। करंट कितना आ रहा था? 1.6 और पहले वाले में करंट कितना आ रहा था? 3.8, बिल्कुल सही है। ठीक, अगला सवाल आ जाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सवाल आइए फटाफट। बच्चों ये देखिए, एक सवाल उसने दे दिया, कह रहा 5 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एमीटर रीडिंग। बच्चों यहाँ एमीटर लगा हुआ है। अब बताओ ये एमीटर किसको बताएगा? पॉइंट ए और ई के बीच की करंट, टोटल करंट को बताएगा। तो टोटल करंट निकालना है। बैटरी लगी हुई 3 वोल्ट की। टोटल करंट निकालने के लिए बच्चों आप क्या करोगे बताओ? टोटल करंट निकालने के लिए आप क्या करोगे बताओ? इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे, है ना। इक्विवेलेंट करंट निकालनी है सर्किट की, वही तो एमीटर की रीडिंग होगी। ठीक है, देखो अब आप इसको देख के बेवजह घबरा रहे हो, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। देखो हलवा सवाल है बिल्कुल। देखो कैसे बच्चों, ये बैटरी है तुम्हारी, बैटरी से करंट निकालोगे आई, ये जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो आई गई गई गई, अब पॉइंट बी पे डिवाइड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताइए? करंट को डिवाइड कर दोगे, ये वाली ब्रांच में जाएगी कितनी, लेट अस से I2, और ऊपर वाली ब्रांच में कितनी जाएगी? I1। ठीक है, ऊपर वाली ब्रांच में कितनी है ये बच्चों? I1 करंट। ओके, तो ध्यान से चेक करो, I1 गई 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 सी तक आई, क्या हवा में उड़ जाएगी? ऐसा तो है नहीं। तो I1 यहाँ से घूम जाएगी इस तार में ऐसे। I1 का मतलब करंट, कुछ चार्जेस आ रहे हैं, तो ये घूम के ऐसे आएंगे। अब मुझे बच्चों बताओ, यहाँ से I1 आ रही है ऊपर से, ये I1 आ रही है पॉइंट डी पे, और यहाँ पीछे से I2 आ रही, तो दोनों फिर से ऐड हो जाएंगे और I1 प्लस I2 वापस से आपको I दे देंगे, क्योंकि I करंट को ही आपने I1 I2 में डिवाइड किया था। तो यहाँ वापस आपको I मिल जाएगी, तो 0.5 एम्पियर में I करंट जाएगी। अब मुझे यहाँ से देख के बताओ बच्चों, ये वाला 3 ओम और ये वाला 3 ओम सीरीज में कि पैरेलल में? जल्दी से बताइए। सीरीज में। तो ध्यान से चेक करेंगे, ये वाला 3 3 कितना हो गया? 6, क्योंकि दोनों में करंट सेम है, तो 3 3 6, तो यहाँ पे बनाओगे 6 ओम। ये लो बनाओ ए, ये लो 3 3 6 सीरीज में हो गया 6 ओम। सही है। अब सुनिएगा ध्यान से बच्चों, एकदम आराम से। तो ये जो 3 3 6 ए इसका, ठीक, तो इन दोनों का एक तार आया है बी पे, तो इसकी एक तार खींच के लाओगे, कहाँ कनेक्ट करोगे? बी पे। और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है, इसकी दूसरी तार आई है डी पे, और सी गायब हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया है। तो डी पे कनेक्ट करेंगे दूसरी तार, ये लीजिए। ठीक, अब ध्यान दें बच्चों, बी और डी के बीच में 3 ओम लगा हुआ है, तो यहाँ 3 ओम चिपकाओगे फिर से, ये लो। ठीक, फिर बी से एक तार खींच के लाओगे ए पे चिपकाओगे, तो ये लो, बी से एक तार खींच के लाओगे ए पे चिपकाओगे। ठीक, और ए को ले जाके बैटरी से लगाओगे। ए को लगाओगे किससे? बैटरी से। 3 वोल्ट की बैटरी है, प्लस माइनस, और बैटरी में एमीटर लगा हुआ है। देखिए एमीटर का साइन ही बाबू साहब ने गलत रखा है क्या? नहीं, सही रखा है, प्लस से माइनस। ठीक है, इधर से करंट आएगी ना पीछे से। ठीक, तो प्लस और माइनस, फिर यहाँ से वायर खींच के लाएंगे, यहाँ की लगी हुई है। ठीक, यहाँ से तार खींच के लाओगे, यहाँ पे की लगी हुई है। ठीक, और यहाँ पॉइंट ई है, ई और डी के बीच में 0.5, तो यहाँ पर ई है, और ई और डी के बीच में कितना है? 0.5 ओम। और ये प्लस है और ये माइनस है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। फिर से करंट डिवाइड करो, यहाँ से करंट आई आएगी। ठीक, और ये वाला रेजिस्टेंस कितना है? बी और ए के बीच में, बी और ए के बीच में कितना है? 0.5 है, तो 0.5 है ओम। यहाँ से करंट आएगी, यहाँ तक जाएगी,
भाई आई करंट आएगी, यहाँ से जाएगी यहाँ तक, अब बी से फिर से डिवाइड होगी, ऊपर वाली ब्रांच में जाएगी कितनी I1, नीचे वाली ब्रांच में जाएगी I2, ऊपर से घूम के I1 आ रही है, नीचे से घूम के I2 आ रही है, डी पे I1 I2 ऐड होके वापस कितना हो जाएगा I, और आई करंट यहाँ पे जाएगी। करेक्ट, ओके। अब ध्यान दो जरा, ये दोनों किसमें, पैरेलल में, ठीक, ओके। तो ध्यान से चेक करो, ये दोनों किसमें, पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होगा बताइए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा पैरेलल में इन दोनों का, क्योंकि ऊपर करंट I1 नीचे I2, तो इन दोनों में कितना हो जाएगा, यस, निकाल लो इन दोनों का, R1 इंटू R2, आर इक्विवेलेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला R1 इंटू R2, सो R1 की जगह 6, R2 की जगह 3, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, 6 त्रिक 18 अपॉन 9, 2 ओम आ जाएगा। तो इन दोनों की जगह क्या चिपकाओगे, 2 ओम। तो ये लीजिए, इन दोनों की जगह चिपकाया कितना आपने, 2 ओम। अब सुनो, इन दोनों के इक्विवेलेंट की एक तार बी से और दूसरी तार डी से, तो घुमा के लाएंगे ये हो गया बी, और यहां से घुमा के लाएंगे ये हो गया डी, सही है। अब सुनो, बी से खींचोगे ए की तरफ एक वायर, ठीक, यहाँ जगह ही नहीं हो रही है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 2 ओम, तो यहां बनाओगे कितना, 2 ओम, यहां कहीं बी होगा, यहां कहीं डी होगा, ठीक, और बी से तार खींचोगे 0.5 एम्पियर ओम लगा होगा बीच में, यहाँ ए पे आ जाओगे, और ये होगी कितनी 0.5 एम्पियर, सॉरी एम्पियर कह रहा हूं, ओम। और एक तार डी से खींचोगे, यहां से ये तार खींचोगे डी से और ई तक खींचोगे, और डी और ई के बीच में 0.5 ओम लगा हुआ है, सही है। अब ए से बैटरी का टर्मिनल जोड़ देंगे, यहाँ बैटरी का ये इस तरीके से, और यहाँ एमीटर चिपका दोगे, प्लस से माइनस, माइनस प्लस, फिर से करंट आई निकालोगे। अब आई करंट वही इसमें जाएगी, वही इसमें जाएगी, और वही इसमें जाएगी, तो सारे के सारे किसमें हो जाएंगे, सीरीज में। मानते हो कि नहीं बताओ, इन दोनों की जगह 2 लगाया, अब सारे के सारे सीरीज में, क्योंकि सब में करंट आई जा रही है, तो तीनों को उठा के ऐड कर दीजिए। अब बताओ, 2 ओम ये हो गया, 2 ओम ये, और 0.5 प्लस 0.5 कितना हो गया, सीरीज में ना, सबको जोड़ दोगे, 0.5 प्लस 0.5 1, 1 प्लस 2 3, तो 3, ये लीजिए 3 ओम हो गया इक्विवेलेंट। फिर यहाँ से तार खींच के लाओगे, ए पे चिपकाओगे, ये ए हो गया, और यहाँ से वायर खींच के लेके आओगे, कहाँ चिपकाओगे, ई पे, ठीक, और यहाँ बैटरी लगी हुई है, और यहाँ एमीटर लगा हुआ है, प्लस माइनस, ये लीजिए, ये प्लस माइनस 3 वोल्ट की बैटरी है। अब बताओ, एक ही तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो आई बराबर क्या लगा देंगे, वी अपॉन आर, वी कितना रखोगे 3 वोल्ट, और आर कितना रखोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3, तो आई बराबर कितना हो गया, 1 एम्पियर, ठीक। तो 1 एम्पियर की करंट, तो एमीटर कितनी रीडिंग दिखाएगा, 1 एम्पियर। तो एमीटर की रीडिंग कितनी हो गई बच्चों, फाइंड द एमीटर रीडिंग एंड द व्हेन द सर्किट इज क्लोज। तो एमीटर की रीडिंग कितनी हो गई, 1 एम्पियर, ये देखिए ये आंसर है आपका, ठीक, 1 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को आप खुद से इसी तरीके से सर्किट को इक्विवेलेंट बना बनाकर हैंडल करिए। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, चलो 40। अब आ जाओ बच्चों, यहाँ पे देखिए एक सवाल दिया हुआ है, ठीक है। अब ये अच्छा सवाल हो सकता है, ठीक, 2011 में सवाल ये आया हुआ था। देखो कह रहा है, स्टडी द सर्किट बिलो इन विच 3 आइडेंटिकल बल्ब B1 B2 B3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, B1 B2 B3 को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, ठीक है, विद अ बैटरी ऑफ 4.5 वोल्ट। अब तीनों पैरेलल में, तो इसके क्रॉस भी 4.5 वोल्ट, इसके क्रॉस भी 4.5 वोल्ट, इसके क्रॉस भी 4.5 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक। एक मेन एमीटर लगा हुआ है ए, जो कि पूरे सर्किट की रीडिंग बताएगा कि पूरे सर्किट में इक्विवेलेंट करंट कितना आ रहा है। A1 ये वाली ब्रांच में करंट बताएगा, A2 ये वाली ब्रांच में, और A3 ये वाली ब्रांच में करंट बताएगा। कह रहा है व्हाट विल बी, पार्ट 1 कह रहा है व्हाट विल बी हैपन टू ग्लो ऑफ अदर 2 बल्ब्स इफ बल्ब B3 इज गेट फ्यूज्ड। हाँ बच्चों बताइए बच्चों, अगर B3 फ्यूज हो जाए तो क्या दोनों बल्ब ग्लो करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए बताइए। करेंगे। B3 फ्यूज हो गया, कोई बात नहीं है, ठीक है बच्चों, B3 फ्यूज हो गया, कोई बात नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि यहाँ से जब करंट आई आएगी, ठीक है, तो ये वाली ब्रांच में कितनी जा रही थी, I1, फिर ये वाली कुछ करंट आके इसमें कितनी जा रही थी, I2, और इसमें कितनी जा रही थी, I3। तो I3 करंट इसमें नहीं जाएगी, I1 I2 इनको जितनी करंट चाहिए होंगी ये दोनों ले लेंगे, ठीक है ना, ओके, करेक्ट। अब सुनो, हाँ,
बच्चों यस, देखिए यहाँ पर शायद एक आंसर ये हो सकता है, हाँ बस यही आंसर होगा, ठीक है ना। क्या दोनों बल्ब ग्लो करेंगे B1 B2? हाँ, दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, इस तरीके से देख लीजिए। इस पे क्या कोई हमें एक्स्ट्रा कमेंट तो नहीं करना है, मेरे ख्याल से तो नहीं करना है। ये देखिए, अदर बल्ब विल ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस, ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यही बात मैं आपको बताना चाहता था, क्या कि दोनों बल्ब पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या ब्राइटनेस सेम होगी या नहीं होगी, तो यही बात मैं आपको बताना भी चाहता था। ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, I3 0, ठीक। यहाँ से आएगा I1 करंट इसमें, ठीक, और I2 करंट इसमें। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, ये बल्ब B1 B2 का क्या रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा? नहीं, जितना रेजिस्टेंस इसका था और जितना रेजिस्टेंस इसका था, रेजिस्टेंस तो सेम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसके ऊपर, बताइए, उसके कंस्ट्रक्शन पे, है ना। हाँ, वो तो नहीं चेंज हुआ, और बल्ब में रियोस्टेट नहीं लगाया जाता है कि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप चेंज कर दोगे। अब सुनो, जब भी आप पैरेलल में लगाते थे बच्चों, तो पावर का फॉर्मूला हमेशा पैरेलल में क्या पढ़ाया गया है, V²/R, अगर आपको याद हो। क्यों सर? क्योंकि V इसके क्रॉस सेम होता है ना पैरेलल में, 4.5 का पोटेंशियल डिफरेंस इसको मिल रहा है इसको, और R तो P किस पे डिपेंड करता है, V और R पे, पैरेलल में, हमेशा याद रखिएगा, ठीक। तो बच्चों एक बात बताओ, ना तो V चेंज हुआ ना तो R चेंज हुआ, भाई जितना इसका रेजिस्टेंस है उतना ही है, और जितना इसका रेजिस्टेंस है उतना ही है, सही है ना। और जितनी वोल्टेज इसको पहले मिल रही थी 4.5, इसको भी अभी उतनी मिल रही है। तो अगर ये खराब हो जाए तो ये दोनों ग्लो तो करेंगे, लेकिन मार्क्स आपको तभी मिलेगा जब आप लिखोगे विद सेम ब्राइटनेस ग्लो करेंगे, यानी कि जितनी पावर ये पहले शो कर रहे थे जब तीनों चल रहे थे, तो जितनी पावर ये दोनों पहले शो कर रहे थे उतनी ही पावर अभी भी शो करेंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई, बताइए। तो इसका आंसर नोट कर लीजिएगा, बल्ब विल ग्लो विद सेम ब्राइटनेस, विद सेम, कौन कौन से, B1 एंड B2 सेम ब्राइटनेस, B1 B2 सेम ब्राइटनेस से ग्लो करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है, इफ द वोल्टेज ऑफ ईच बल्ब इज 1.5 वॉट, इसकी भी वोल्टेज, वोल्टेज मतलब पावर, इसकी पावर, इसकी पावर, इसकी पावर, तीनों की पावर दी हुई है 1.5 वॉट। हाउ मच रीडिंग विल द एमीटर कैपिटल ए शो व्हेन ऑल द बल्ब्स ग्लो साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक ही साथ, जब तीनों बल्ब को एक ही साथ बच्चों चला दोगे, ठीक है ना, तो A1 A2 नहीं सॉरी, तो ए की रीडिंग क्या होगी, यानी कि ए की रीडिंग का मतलब है टोटल करंट कितना आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस सवाल को कैसे करोगे, ध्यान से चेक करो। देखो अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों, एक बात बताइए कि इस बल्ब की पावर कितनी दे के रखी है B1 की, बताइए 1.5 वॉट, ठीक। और इस बल्ब की पावर कितनी दे के रखी है, 1.5 वॉट, और इस बल्ब की पावर भी कितनी दे के रखी है, 1.5 वॉट, ओके। तो अब एक बात बताओ बच्चों, ये तो बड़ा आसान हो गया, हाँ समझो। एक बात बताऊं, एक तरीके से एक बल्ब है जो उसकी पावर वोल्टेज रेटिंग आपको देके रखी है, सुन लो, ये एक बल्ब है और इसकी पावर वोल्टेज रेटिंग ये रही, लीजिए पावर कितनी है 1.5 वॉट, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4.5, यानी कि जिस कंपनी ने इसको बनाया वो ये बोलती होगी कि जब इसको 4.5 वोल्ट पे लगाओगे तो पावर कितनी होगी इसकी 1.5 वॉट, ऐसे समझो, ठीक। अब मुझे ये बताओ बच्चों, जब पावर वोल्टेज आपको दे के रखा है, क्या आप करंट नहीं निकाल सकते हो, बताओ ये कितनी करंट लेगा, ये कितनी करंट लेगा, और ये क्या तीनों बराबर करंट नहीं लेंगे, कौन से फॉर्मूले से, P बराबर V इंटू आई से, ठीक। तो तीनों बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तीनों बल्ब की पावर सेम है, तो तीनों का करंट भी तो सेम होगा भाई, सही है ना। तो यहां से आई निकालोगे तो कितना आ जाएगा, P/V, ठीक। अब सुनो, P कितना है, P दिया है कितना 1.5 और V दिया है कितना 4.5, तो कितना आ जाएगा करंट यहाँ से 1/3 एम्पियर। तो ये वाली ब्रांच में कितनी करंट जाएगी, I1 1/3 एम्पियर, और ये वाली ब्रांच में भी कितनी जाएगी, I2 भी कितनी हो जाएगी 1/3 एम्पियर, और I3 भी कितनी हो जाएगी 1/3 एम्पियर। कुछ लोग पक्का सोच रहे होंगे कि आपने वैसे क्यों नहीं निकाला, कैसे, I बराबर V/R से, भैया निकाल लो ना, कौन मना कर रहा है, जाओ निकाल लो। क्या, उसके लिए पहले तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इसका इसका इसका, तीनों का रेजिस्टेंस निकालोगे 10 घंटे, और रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे मैं दिखा देता हूँ, रेजिस्टेंस निकालोगे आप कैसे, V² P से, तो V कितना है 4.5 का स्क्वायर, यानी कि 4.5 इंटू 4.5 अपॉन में P, पावर कितनी है 1.5, तो 10 घंटे तुम रेजिस्टेंस पहले निकालोगे, यहाँ से निकाल के एक का दिखा देता हूँ, तीनों का ही उतना ही आएगा, ठीक है। ये इससे कटेगा, ठीक है, 15 का 15, 15 तिरिक 45, 3 इंटू 45 कितना होगा, 3 बचे 15, 1 3 चौके 12, 1 13, ठीक है, 13.5 ओम आ जाएगा रेजिस्टेंस एक बल्ब का। तो जब तुम करंट निकालोगे तो करंट उतनी ही मिलेगी जितनी P बराबर VI से मिली है, I बराबर V/R लगा दोगे, तो V कितना है बच्चों आपका 4.5 है, सही है, और R कितना आया है चेक कर लो,
आर आया है 13.5, तो ये 13.5 कैसे मिला था, 4.5 इंटू 3, तो 13.5 को हम क्या लिखेंगे 4.5 इंटू में 3, ये लो 4.5 से 4.5 गया, आंसर कितना मिलेगा, ऊपर 1 बचेगा नीचे 3, 1/3 एम्पियर करंट ही तो आ रहा है, चाहे आई बराबर वी अपॉन आर से निकालो, चाहे पी बराबर वी आई से निकालो, ठीक है, जैसे पसंद है वैसे निकाल लो। अब सुनो बच्चों, माना कि ऊपर से करंट कितनी आ रही थी आई, तो वही आई करंट तो किसमें डिवाइड हो गई थी, वही आई करंट किसमें डिवाइड हो गई थी बताइए, I1 और I2 और I3 में, यस और नो, तो I1 I2 I3 तीनों सेम आ रहे हैं, ठीक, तो I बराबर कितना हो जाएगा 1/3, I1 भी 1/3 और I2 भी 1/3 और I3 भी 1/3, तो I बराबर डिनोमिनेटर में हम कितना रखेंगे 3, एलसीएम ऊपर 1 + 1 + 3, 3 से 3 कटा, I बराबर कितना आ गया 1 एम्पियर, यानी कि बच्चों जो मेन मतलब जो इक्विवेलेंट करंट आ रही है ऊपर बैटरी से वो कितनी आ रही है 1 एम्पियर, ठीक, तो 1 एम्पियर की करंट आ रही है, तो ये वाला एमीटर कितनी रीडिंग शो करेगा 1 एम्पियर की, कोई डाउट है। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि तीनों बल्ब में से अगर कोई भी फ्यूज हो गया, और चाहे दोनों ही क्यों ना फ्यूज हो जाए, तो ब्राइटनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा याद रखिएगा, पैरेलल में ब्राइटनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर कोई बल्ब फ्यूज हो जाता है, जितनी पावर से वो पहले ग्लो कर रहा था उतनी पावर से वो बाद में भी ग्लो करेगा, क्यों, क्योंकि पैरेलल में पावर का फॉर्मूला आप V² हमेशा लगाओगे, क्यों सर, क्यों लगाएंगे हमेशा सर, इसलिए लगाएंगे सर हमेशा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, जो चीज सेम रहती है उस पर कमेंट करो, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, और क्या सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा, और एक बार बताऊं करंट भी नहीं चेंज होगा, ये भी बता दे रहा हूं मैं आपको, करंट भी नहीं चेंज होगा, जितनी जिसको करंट लेनी होगी उतनी लेगा, क्यों, क्योंकि ढकेलने वाला सेम है, ध्यान से चेक करो, बैटरी तो सेम लगे ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, करंट को कौन पुश करता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो तो सेम है, और रोकने वाला भी सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है, तो ढकेलने वाला सेम है, अगर रोकने वाला सेम है, ढकेलने वाला सेम है और रोकने वाला सेम है, तो करंट तो सेम होगी, तो करंट में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग ये सोचते हैं कि, ध्यान से सुनो, कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये वाला अगर फ्यूज हो गया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, है ना, नहीं ऐसा नहीं है, जिसको जितनी करंट लेनी होगी वो अपने फंक्शन के लिए उतनी करंट लेगा, पहले भी वो 1/3 एम्पियर ले रहा था, ये भी 1/3 एम्पियर अभी भी लेगा इसके फ्यूज होने के बाद भी, आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है ना, वो एक तरीके की इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसको जितना चाहिए होगा वो उतना ही करंट लेगा, अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चेंज करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर दोगे तब की बात अलग है। कह रहा फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, बच्चों अब पूछ ही लिया उसने, पूछ ही लिया भाई, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट उसने भैया पूछ ही लिया, क्या करोगे बताओ, अच्छा हुआ हमने रेजिस्टेंस निकाल के रखा हुआ था, एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना था बच्चों बताइए 13.5 था, ठीक, एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है 13.5 है, और तीनों बल्ब के रेजिस्टेंस सेम होंगे, अब बताओ जब तीनों बल्ब के रेजिस्टेंस सेम है और तीनों पैरेलल में लगे हैं, तो बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर बाय एन, एन क्या होता है नंबर ऑफ रजिस्टर, कितने रजिस्टर है 1 2 3, तो एन का वैल्यू 3 रखोगे और आर तुम यानी कि एक, भाई सेम रेजिस्टेंस है ना, इसका इसका इसका, ठीक, तो सेम रेजिस्टेंस है, उसने बोला भी आइडेंटिकल बल्ब है, आइडेंटिकल बल्ब मतलब एक जैसे बल्ब, यानी कि तीनों का रेजिस्टेंस क्या है सेम है, और वो रेजिस्टेंस है कितना 13.5, तो आर इक्विवेलेंट बराबर आर बाय एन से हम यहाँ क्या रखेंगे 13.5 और सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 × 1 = 3, ठीक है, और 3 × 4 कितना होता है, सॉल्व करो यार इसको, कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो 13.5/3, 3 × 1 = 3 4 = 12 बन जाएगा, 3 5 = 15, लो 4.5 कितना आ गया बच्चों आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया इसका 4.5 ओम, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बड़ा अच्छा सवाल था, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 4.5 ओम, इसको आप कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल था, वेरी गुड क्वेश्चन, कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका अच्छा सवाल था, अगर आप देखें तो 4.5 ओम आ रहा है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और एमीटर की रीडिंग 1 एम्पियर, ठीक, अगला सवाल बच्चों देखो, अब ये बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक, ये भी बड़ा अच्छा सवाल हो गया, सुनो बच्चों, बड़ा अच्छा सवाल ये इसलिए हो गया क्योंकि देखिए पहले से पढ़ लीजिए, कह रहा हाउ मेनी रेजिस्टेंस ऑफ 88 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू कैरी अ 10 एम्पियर करंट एंड व्हाट 220 वोल्ट लाइन, है ना, अब देखो बच्चों ये कितना अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन, सुनो ध्यान से, क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मेनी रेजिस्टेंस ऑफ 88 ओम, तो सुनो बच्चों देखो कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये 88 ओम का है, दूसरा वाला भी 88 ओम का है, ठीक 88 ओम और 88 ओम, ठीक, तीसरा वाला भी 88 ओम का है, और ऐसे करते करते बच्चों, ऐसे करते करते बच्चों पैरेलल में कितने लगाए गए, डॉट डॉट कर दे रहा हूं मतलब समझ जाना, ऐसे करते करते कितने लगाए गए एन, एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस लगाए गए हैं, एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स पैरेलल में लगाए गए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स,
अब ध्यान से सुनो, कह रहा है पैरेलल टू कैरी अ 10 एम्पियर करंट ऑफ 220 वोल्ट लाइन। आराम से, बिल्कुल तसल्ली से समझो, समझो एकदम तसल्ली से समझो। देखो बच्चों, कहने का मतलब ये है, यहां से एक तार खींच के लेके आओ और यहां पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ध्यान दें, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे दिया उसने, 220 वोल्ट। लाइन कितनी है, 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देने वाली लाइन है ये। मतलब बच्चों जरा ध्यान से समझिए, और करंट कितना निकलता है इस लाइन से, 10 एम्पियर। समझो 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 समझो। देखो बच्चों, एक बात बताओ, ये जो करंट 10 एम्पियर की आ रही है, ये किसकी वजह से आ रही है बताइए। ये सारे के सारे जो रेजिस्टेंस हैं, ये सारे के सारे कितने रेजिस्टेंस हैं, एन रजिस्टर्स हैं। तो 80 ओम के एन नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो कि कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, वो सब मिलकर कितना करंट खींच रहे हैं, 10 एम्पियर। नहीं समझे, सही है ना भाई, ये सारे के सारे मिलके कितना करंट खींच रहे हैं, 10 एम्पियर। कितने रजिस्टर्स हैं, एन रजिस्टर्स हैं, कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक। हर एक रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, 88 ओम। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, इन सब की जगह इनको हटाकर क्या आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। तो क्या आप एक नया सर्किट नहीं बना सकते जिसमें आप ऐसा सोचो, क्या सोचो सर, आप ये सोचोगे कि इन सब की जगह इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लगा दूं और वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उतना ही करंट खींच रहा होगा जितना ये सब मिलके खींच रहे होंगे। समझो समझो आराम से। देखो बच्चों, तो आपने क्या किया, इन सब की जगह उठा के इसका इक्विवेलेंट चिपका दिया, ठीक। और वोल्टेज सोर्स कितनी लगाई, उतनी ही जितनी इन लोगों के लिए लगी हुई थी। कितनी, 220 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स लगाई आपने, 220 वोल्ट की लाइन लगाई, तो ये अकेला उतना ही करंट खींचेगा जितना ये सब पैरेलल लगे हुए थे एन रजिस्टर 88 ओम के खींच रहे थे। तो ये अकेला 10 एम्पियर खींचेगा। अब देखो, अब कितना मजेदार सवाल है, क्या तुम यहां से आर इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते हो, आर इक्विवेलेंट तुम दो जगह से निकाल सकते हो। यस सर, तुम्हें एन की वैल्यू निकालनी है ना, कह रहा उसने हाउ मेनी रजिस्टर, यानी कि एन, एन की वैल्यू बताओ कितने रजिस्टर्स कनेक्ट करेंगे। तो तुम्हें बच्चों इस क्वेश्चन में एन की वैल्यू निकालनी है। यदि तुम्हें एन की वैल्यू निकालनी है तो तुम्हें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी दो, और दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। तो ध्यान सुनो, एक बार आर इक्विवेलेंट तो तुम यहां से निकाल सकते हो और दूसरी बार आर इक्विवेलेंट यहां से निकाल सकते हो, दोनों को इक्वेट कर दो। सुन लो सुन लो सुन लो ध्यान से, यहां से आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे बताओ। मैंने आपको पढ़ाया था, जब n नंबर ऑफ रजिस्टर्स जिनकी वैल्यू सेम होती है, अगर उनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, R अपॉन n। याद आया कि नहीं आया बताइए, आया। जहां पर R क्या होता था, सेम नंबर ऑफ रजिस्टर्स, और n के, सॉरी, यहां पर R क्या होता था, सेम वैल्यू ऑफ द रजिस्टर। मतलब ये है R की वैल्यू 88, जो सेम दिया रहता है वही R होता है, ठीक है। तो R की जगह कितना चिपकाओगे बच्चों, R की जगह कितना चिपकाओगे, 88, सही है। और अपॉन में एन, एन क्या होता है, नंबर ऑफ रजिस्टर, तो नंबर ऑफ रजिस्टर तो तुमने एन ही माने हुए हैं। यानी कि बच्चों ध्यान से समझिए जरा, इस तरीके से आपने एक बार तो ये वाले सर्किट से क्या निकाला, आर इक्विवेलेंट, ये इक्वेशन 1 बन गई। और एक बार क्या तुम इसका इक्विवेलेंट सच में नहीं निकाल सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यू, यस सर, क्योंकि आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा भाई, ओम्स लॉ की हेल्प से, आर बराबर वी अपॉन आर, सॉरी आर बराबर वी अपॉन आई। तो आर इक्विवेलेंट कितना निकालोगे, वी अपॉन आई से निकाल लो, लो। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाता है बच्चों आपका, वी, वी कितना है 220, सही है। और अपॉन में आई, आई कितना बच्चों 10 एम्पियर, ये लीजिए, ये 0 से 0 गया 22, 22, ये लीजिए। आर इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया 22 ओम, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे बताओ बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 भी आर इक्विवेलेंट है, इक्वेशन नंबर 2 भी, तो दोनों के राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही तो आर इक्विवेलेंट है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या करोगे आप, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या करोगे आप, 88 अपॉन एन बराबर क्या कर दोगे, 88 अपॉन एन भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और 22 सच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। दोनों को इक्वेट करोगे, एन जाएगा उधर, 22 आएगा इधर, तो क्या आ जाएगा 88 बटे 22 बराबर एन, 22 वन जा 22 फोर जा, एन बराबर 4, यानी कि बच्चों 4 क्या रजिस्टर्स या रेजिस्टेंसेस रजिस्टर्स पूछा है, रजिस्टर्स। यानी कि बच्चों 88 ओम के कितने रजिस्टर लगाएंगे, 88 ओम के 4 रजिस्टर पैरेलल में जब लगाओगे तो वो 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से 10 एम्पियर का करंट खींचेंगे। ये बहुत बहुत अच्छा सवाल था, वेरी गुड क्वेश्चन, एंड इट इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। जिन्होंने एनसीईआरटी ठीक से सॉल्व करी होगी उसमें ये दोनों फॉर्मूले दिए हैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन इंटू आर सीरीज के लिए, और आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर बाय एन पैरेलल के लिए। ओके कर लीजिए, चलिए कर लिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे आ जाओ बच्चों। अब देखो फिर से वही कहानी है, फिर से वही कहानी है भाई। देखो कह रहा है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एन रजिस्टर्स ईच ऑफ रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, है ना। अब ये आपको करके दिखाना है, ठीक है ना। चलो ये सवाल हम आपको आइए आज करके दिखा ही देते हैं। चलो आ जाइए आप मेरे साथ ग्रीन बोर्ड पे बच्चों। देखा सवाल ही पूछ लिया उसने 2011 में, एनसीईआरटी का ही टॉपिक है, कहीं अलग से नहीं आया है, ठीक है। चलो आ जाओ। देखो बच्चों कह रहा है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एन रजिस्टर्स ऑफ सीरीज आर कनेक्टेड इन। तो बच्चों देखिए, ये देखिए एन नंबर ऑफ रजिस्टर को सीरीज में लगा दीजिए आर ओम के, एक लगाओ, दूसरा लगाओ, तीसरा लगाओ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और आगे लगा दो डॉट डॉट डॉट। डॉट 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 का मतलब, डॉट 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 का मतलब इसी तरीके से ये लगा पहला, कितनी वैल्यू दी है आर, तो फर्स्ट आर ओम का ये लगा सीरीज में, दूसरा आर ओम का ये लगा, तीसरा आर ओम का, ठीक, ये रहा फोर्थ आर ओम का, ये रहा बच्चों फिफ्थ आर ओम का, सबकी वैल्यू सेम है, और ये रहा सिक्स्थ आर ओम का। ऐसे ही आगे डॉट डॉट करके क्या लिखेंगे, एन रजिस्टर्स, ठीक है। अब बताइए बच्चों क्या इसका इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते हो तुम, बच्चों का गेम है बिल्कुल, आर इक्विवेलेंट है ना। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा सीरीज में, आर इक्विवेलेंट सीरीज को मैं आर एस से दिखा रहा हूं, आर एस का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। कैसे आ जाएगा बताओ, सबको ऐड करोगे आर प्लस आर, सबको ऐड होगे करोगे तो प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, और आगे क्या लिख देंगे एन टाइम्स। बच्चों एक बात बताओ, इतनी तो मैथ्स आपको आती होगी, कोई भी सेम वैल्यू है अगर आर, अगर आप उसको एन टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आंसर आता है, एन इंटू आर, सही है, ठीक है। तो आर एस सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, भाई किसी भी चीज को एन टाइम्स ऐड करोगे तो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे आर प्लस आर 2 बार करोगे तो 2 इंटू आर प्लस आर 3 बार करोगे तो 3 इंटू आर, 3 आर आ जाएगा। तो आर प्लस आर एन टाइम्स करोगे तो क्या आ जाएगा, एन इंटू आर। बस यही पढ़ा रहा हूं इतने दिन से कि अगर आर ओम के सेम रजिस्टर्स बच्चों, एन नंबर ऑफ सेम रजिस्टर्स आर ओम के सीरीज में लगाओगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है, एन इंटू आर। और इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट वाला देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसी तरीके से बच्चों देखिए ये लगाया एक आर ओम का, ठीक, फिर ये लगाया आपने दूसरा आर ओम का, पैरेलल में लगा रहे हैं इस बार, है ना, वैल्यू सेम है लेकिन एन नंबर ऑफ रजिस्टर को पैरेलल में लगा रहे हैं। ये ऐसा एक और लगा के दिखा दूं, और ये ऐसा, ठीक है बच्चों। और फिर ऐसे करके डॉट 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 कर देंगे, और ऐसे लाइन खींच के लाएंगे डॉट डॉट डॉट, और लिख देंगे एन टाइम्स, ठीक। तो आर ओम के एन एन नंबर ऑफ रजिस्टर को अगर तुमने कैसे लगा दिया, पैरेलल में, सही है। तो इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे बच्चों, देखो आप भी समझदार हो, ये R1 भी कितना है, आर है, R2 भी कितना है, आर है, R3 भी कितना है, आर है, इसी तरीके से R4 भी कितना है, आर है, ऐसे एन नंबर ऑफ रजिस्टर लगे। यानी कि बच्चों पैरेलल में तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना होता है, यानी कि 1 अपॉन आर पी, आर पी का मतलब आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या पढ़े थे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3, है ना, और प्लस डॉट 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 इसी तरीके से चलता जाएगा। तो 1 अपॉन आर पी बराबर 1 अपॉन, बच्चों R1 की जगह क्या रखोगे आर, और प्लस R2 की वैल्यू भी आर है तो 1 अपॉन आर, और प्लस 1 अपॉन क्या है आर, और प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर कितने टाइम्स आएगा, एन टाइम्स आएगा बच्चों। अब फिर से वही कहानी है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल इज इक्वल्स टू, बच्चों याद करिए 1 अपॉन आर कितनी बार ऐड हो रहा है, एन टाइम्स, तो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये। भाई कोई भी चीज अगर एन टाइम्स ऐड हो रही है तो उसको एन से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि एन इंटू 1 अपॉन आर, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, यहां से आएगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल इज इक्वल्स टू बच्चों एन इंटू 1 एन होता है, अपॉन में आर, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, आरपी अपॉन 1, इधर भी रेसिप्रोकल उधर भी, सो आरपी अपॉन 1 यानी कि आरपी हो जाएगा, ये अपॉन आर अपॉन एन हो जाएगा। बस यही इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं कि अगर आर ओम के एन नंबर ऑफ रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं तो आर इक्विवेलेंट पैरेलल में कितना आता है, आर अपॉन एन। दोनों बातें हमने प्रूफ कर दी। तो फर्स्ट वाले का आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, सीरीज में लगाने पर कितना आएगा, ये रहा फर्स्ट वाले का आंसर, समझ जाना आप, ठीक। और ये रहा बच्चों आपका सेकंड वाला आंसर, यही एग्जाम में आपको करके दिखाना था।
अब इसका पार्ट 2 में आ जाओ, कह रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम 3 ओम 4 ओम 12 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा भाई बहुत बढ़िया बात, सुन लो, कैलकुलेट द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम 3 ओम 4 ओम एंड 12 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 3 ओम, इनकी भी बात सुन लो भाई, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 3 ओम 4 ओम 12 ओम को पैरेलल में लगा दो। ठीक, 3 3 4 12, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, 3 3 4 12 आ जाओ, ये लो, ये हो गया 3 ओम का, सही है, और ये भी हो गया बच्चों कितना आपका 3 ओम, और फिर हो गया बच्चों आपका कितना 4 ओम, सही है, और फिर हो गया बच्चों कितना आपका 12 ओम, ये लीजिए। ठीक, इनको पैरेलल में किया है, कैसे किया है इनको पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बच्चों, बहुत आराम से, ज्यादा टेंशन है नहीं कुछ, ध्यान से चेक करो, ये 3 और 3 पैरेलल में है, दोनों की नहीं है, बताओ तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर 3 ओम एंड 3 ओम का आज ही पढ़ाया है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ, आर अपॉन एन, क्यों सर, लगा दो ना भैया, क्या दिक्कत है, दोनों सेम है ना, 1 2 दोनों सेम है, आर की वैल्यू कितनी है 3, आर की वैल्यू 3, तो दोनों सेम है, आर अपॉन एन, आर कितना है यहाँ 3 ओम, और एन क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने 1 2, तो नीचे 2 चिपकाएंगे, कितना आ गया 3/2 ओम। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, अब इन दोनों का कितना आ गया 3/2, तो इन दोनों की जगह कितना चिपकाओगे, मान लो ये वाला पॉइंट है ए, ठीक, और ये वाला पॉइंट है बच्चों बी, तो ए और बी के बीच में इन दोनों का कितना आ गया, चेक कर लेना, ये रहा आपका पॉइंट ए और ये रहा आपका पॉइंट बी, सही है, और इन दोनों की जगह कितना चिपकाओगे 3/2, ये लीजिए, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया 3/2 ओम, चाहो तो 1.5 लिख सकते हो, बट अभी मैं इसको 3/2 लिख रहा हूँ। ठीक, फिर नीचे वाला बच गया ये वाली ब्रांच में 4 ओम, तो यहां से आ जाओगे, ये लीजिए, ये बच गया आपका कितना 4 ओम, और यहां से खींचोगे तो कितना आ जाएगा ये 12 ओम, सही है 12 ओम। अब सुनो, अब एक काम करो, अब इन दोनों का निकाल लो एक साथ, बता देना हो, निकाल लो, टेंशन नहीं है, इसको R1 मान लो, ठीक, इसको R2 मान लो, दोनों पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस होते हैं, तो उनका इक्विवेलेंट निकालना मैंने तुम्हें सिखाया है, कैसे, आर इक्विवेलेंट किसका R1 R2 का, यानी कि 4 ओम एंड 12 ओम का डायरेक्ट निकालना पढ़ाया है, कैसे निकालते हैं, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, सही है, तो R1 इंटू R2 कितना आ जाएगा, चेक कर लो, R1 अगर आप चाहते तो इसको R1 इसको R2 इसको R3 करके डायरेक्ट निकाल देते, 1 आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 R1 प्लस 1 R2 प्लस 1 R3, बट मैं इसको पार्ट वाइज कर रहा हूँ, तो पहले इन दोनों को एक साथ कर लूंगा मैं। ठीक, R1 कितना है बच्चों 4 ओम, तो 4 और R2 12, 4 इंटू 12 अपॉन 4 प्लस 12, ठीक, तो 4 इंटू 12 को ऐसे ही रहने दो, और नीचे देखो 4 प्लस 12 16 होता है, 4 का 4 और 4 चौक 16, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 3/1, तो बच्चों यहां से आर इक्विवेलेंट ऑफ 4 ओम एंड 12 ओम कितना हो जाता आपका, ये हो जाता 3/1, यानी कि 3 ओम। अब चेक कर लीजिए, अब एक सर्किट बनेगा, ऊपर वाला 3/2 तो ऐसे ही रहेगा, ये लो, ये ए है, ठीक, और ये लीजिए ये बी है, सही है, ऊपर 3/2 ओम तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, और इन दोनों का कितना आ रहा है, इन दोनों का आ रहा है कितना 3 ओम, तो नीचे चिपकाओगे आप कितना 3 ओम, अब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो इस बार आप सोचोगे कि ये R1 है और ये क्या है, इस बार R2 है, तो इन दोनों कैसे ये पैरेलल में है, तो क्या लग जाएगा इस बार आर इक्विवेलेंट ऑफ किसका 3/2 और 3 का, यानी कि 3/2 ओम एंड 3 ओम का, फॉर्मूला वही आपका R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ये लीजिए, तो R1 इंटू R2, R1 कितना है 3/2 और इंटू में R2 कितना है 3 है, अपॉन में R1 प्लस R2, यानी कि 3/2 और प्लस 3, ये लीजिए, ठीक, ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर चलो अभी ऐसे रहने दो 3/2 इंटू 3, और नीचे का हालत देख लो, नीचे कैसे सॉल्व करोगे, 2 3 जा 6, 6 प्लस 3 9, 9/2, ठीक, चेक कर लो ना, 2 3 जा 6 प्लस 3 9, 9/2, और ऊपर कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 9/2, ठीक, तो ऊपर भी हो गया 9/2, सही है, और नीचे भी कितना हो गया 9/2, अब बताओ 9/2 से 9/2 कटा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 1 ओम, सही है, तो एक अच्छा सवाल था, मैं चाहता हूँ इसको आप अपनी कॉपी में करें, ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं, क्या 1 ओम आ रहा है, ठीक है, अरे 1 ओम तो नहीं आ रहा है, 1.5 आ रहा है, ये कुछ गलती हमसे हो गई क्या, कुछ ज़्यादा ही हमने इसमें हेर फेर कर दिया है क्या,
कुछ गलती हो रही है बच्चों, यहाँ 1.5 आ रहा है, चेक करते हैं, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है। ठीक है, 3 3 9/2 और 2 3 6, 6 + 3 9/2, 3 3 का कितना आ जाएगा, 3/2, सही तो है, 3/2 आ गया, यहाँ 3/2 आ गया, और 4 और 12 का कितना आ जाएगा, 4 × 12/4 + 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 + 12 16, 4 का 4, 4 चौक 16, 4 1 जा 4, 4 3 जा, ठीक तो है 3, तो 3 आ गया। इन दोनों की जगह कितना चिपकाया हमने, 3 चिपकाया, तो दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस, 3/2 इंटू 3 अपॉन में 3/2 + 3, 3/2 इंटू 3, 3 3 जा 9/2, 2 3 जा 6 + 3, अरे 9/2 ही तो आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है यहाँ से। क्वेश्चन में बस एक ही थी। अच्छा, क्वेश्चन में एक ही 3 था, अरे भाई मैंने देखा नहीं, क्या क्वेश्चन में मैंने देखा नहीं भाई, ओ हो, सही कह रहे हो, गलती हो गई मेरी, सॉरी, चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस तो हो गई। ठीक, मान लो 3 ओम 3 ओम, 4 ओम 12, मैंने पढ़ा नहीं भाई, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, 3 रजिस्टर थे, मैंने जल्दीबाजी में देखा नहीं, मैंने सोचा 3 ओम 3 रजिस्टर से, एक 3 ओम का है, एक 4 का है, एक 12 का है, सही है ना, एक 3 का है, एक 4 का है, एक 12 का है, तो उसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, करके मैं दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं, तो उसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, समझ गए, डायरेक्ट कर लो। ये है 3 ओम, ठीक, और ये क्या है आपका दूसरा वाला 4 ओम, और ये है आपका तीसरा वाला कितना 12 ओम। ठीक है, तो ये R1 हो गया, ये हो गया R2 आपका, ठीक, और ये हो गया आपका R3। ठीक, तो 1/R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 और प्लस, क्योंकि थ्री रेजिस्टेंस पैरेलल में, उनके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 कितना है 3, और प्लस 1/R2 कितना है बच्चों 4, और प्लस 1/R3 कितना है 12। ओके, ये लीजिए, तो 4 3 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, एलसीएम 12, 12 को 4 3 से डिवाइड करोगे 4, 4 × 1 4, और प्लस 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3 3 1 3, और प्लस 12 को 12 से डिवाइड करोगे 1 1 × 1 1, 4 + 3 + 7 8, 8/12, यानी कि 1/R इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है 8/12। ठीक है, 4 2 = 8, 4 3 = रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, R/1 R 3/2, ये लीजिए 3/2 कितना हो गया 1.5 ओम आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग एक काम करिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो बहुत अच्छा पार्ट था, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो रहा है, चलो आ जाइए यहाँ पर बच्चों, आ जाओ, देखो जरा, ये भी एकदम इजी सवाल है, कुछ नहीं करना है, चेक कर लो, एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर है, 400 वाट का रेफ्रिजरेटर है, 16 घंटे चलता है और 30 दिन तक चलाना है। ठीक, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटेड फॉर 30 days एट 3.40 एट ₹3.40 किलोवाट, मतलब एक यूनिट का कॉस्ट कितना है ₹3.40 कर लोगे, आंसर देख लेना 652.8 आ रहा है। अब एक खास बात और है, ध्यान सुनो, आपका आंसर पता है कितना आएगा 652.8 आएगा, लेकिन आप 8 के पीछे 0 लगा दोगे, क्यों, क्योंकि रुपीस में आंसर निकालते हो, रुपीस का मतलब क्या होता है, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा है, अगर आप ऐसा लिख दोगे 652.8, तो ये माना जाएगा कि 652 तो रुपीस है और 8 पैसा है, 8 पैसे, गलत हो जाएगा, बल्कि क्या कॉस्ट आ रहा है 652 के पीछे रुपीस में जब भी निकालना, अगर कोई सिंगल डिजिट अकेले बच गई 0 जरूर लगाओगे, क्योंकि इसका मतलब होता है 80 पैसा, इतना तो रुपए और 80 क्या है पैसे। ठीक, 8 पैसे और 80 पैसे में अंतर होता है। ठीक, बाकी आप इनकी तरह से करो चाहे ना करो, आप समझ लो, इसको आप 1000 से डिवाइड करके क्या कर दोगे किलोवाट में लाओगे, टोटल टाइम कैसे आएगा 16 × 30 इज इक्वल टू P × T लगाकर 3.40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक यूनिट का कॉस्ट कितना है 3.40 आ जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी फॉर अ मटेरियल irrespective of length and area. The resistivity is a constant. It is also a specific resistance of the material. Metals and alloy have low resistivity while the insulator have the high resistivity. Okay, of the two elements are resistivity of two element are this and this. Out of these name the element that can be used to make the filament of the electric bulb used for electric transmission line. ठीक है भैया, फालतू सवाल है, सुन लो ध्यान से, पहले इनकी बात सुन लो, इनकी भी बात सुन लो क्या कह रहे हैं। इन्होंने रजिस्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ, मतलब कोई वायर ले लीजिए और उसकी लेंथ कितनी ले लेंगे आप 1 यूनिट का मतलब 1 मीटर, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ले लेंगे अगर
1 मीटर स्क्वायर। तो याद है बच्चों, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। सही है, तो यहाँ से रो की वैल्यू निकालोगे तो रो कितना आ जाता था, आर इंटू ए अपॉन एल। सही है, तो ध्यान चेक करो, आर इंटू ए को कितना दिया उसने, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक, ए की जगह 1, एल की जगह 1। ठीक, तो रो किसके इक्वल आ गया, आर के इक्वल, आर इंटू 1 अपॉन 1 आर। तो बस यही बात कह रहे हैं क्या, कि रेजिस्टिविटी स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस होता है जब हम किसी वायर की लेंथ को यूनिट यानी कि 1 ले लें और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या ले लें, 1 मीटर स्क्वायर। यही बात कह रहे हैं, पढ़ लीजिए ध्यान से। The resistance offered by a wire of unit length and unit cross section area is called the resistivity। सही है, ओके। रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन दे दिया, आप याद कर सकते हो। कह रहा है कि फॉर अ मटेरियल इररिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ एंड एरिया द रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट। ये जो रेजिस्टिविटी होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये कांस्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये निकाला ही 1 लेंथ और क्रॉस सेक्शन 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए जाता है और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे रीडिंग्स ली जाती हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक, क्रेड इज ऑल्सो कॉल्ड, हाँ लेकिन ये जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, याद रखिएगा। अगर टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो उसी 1 यूनिट लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर का रेजिस्टिविटी कुछ और आ जाएगा। ठीक, तो कह रहा है कि मेटल्स एंड अलॉय हैव लो रेजिस्टिविटी, मेटल और अलॉय की रेजिस्टिविटी लो होती है, वाइल द इंसुलेटर्स हैव द हाई रेजिस्टिविटी, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमें दे दी है। अब दो एलिमेंट्स है ए और बी नाम के, तो उनकी रेजिस्टिविटी दी हुई है और आपसे पूछ रहा है इन दोनों एलिमेंट्स में आप कौन सा एलिमेंट यूज करोगे क्या बनाने के लिए, फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर। तो बच्चों देख लीजिए, और दूसरा बनाना है इनको इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइंस। तो बच्चों फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर के लिए, फिलामेंट के लिए रेजिस्टिविटी आपको हाई रखनी है। ठीक, तो देखो इन दोनों में से रेजिस्टिविटी किसकी हाई है, 1.62 इंटू 10 की पावर माइनस 8 या 520 इंटू 10 की पावर माइनस 8। बताइए, पावर सेम है, 10 की पावर माइनस 8 10 की पावर माइनस 8, तो आगे वाला नंबर चेक करोगे। अब बताओ 1.62 बड़ा है या 520 बड़ा है, तो 520 बड़ा है। तो 520 इंटू 10 की पावर माइनस 8 किसका है, बी का। तो एलिमेंट बी को आप यूज करोगे जिसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, 520 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर। ठीक है ना, तो इसकी रेजिस्टिविटी हाई है, इसलिए आप फिलामेंट बनाओगे। और वायर ऑफ ट्रांसमिशन के लिए आप ए को यूज करोगे क्योंकि ए की रेजिस्टिविटी क्या है, लो है। ओके।